हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर के थाना मिर्जापुर क्षेत्र में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पेड़ काटने के विवाद में एक महिला की मौत के बाद पीड़ित परिवार को अब आरोपियों से जान का खतरा बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं आरोपी के द्वारा, लेकिन इस पर अब पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। मामला थाना मिर्जापुर क्षेत्र के थाथरमई गाँव का है। आपको बता दें, परिजनों का कहना है कि पेड़ काटे जाने की घटना से सदमे में आए राम गुलेश की मां की हालत बिगड़ गई है और उनकी मौत हो गई है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित परिवार को आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी लगातार उन्हें धमकियां दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि केस वापस ना लेने पर जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। और साथ ही पीड़ित का कहना है, हमको रोज धमकी दी जा रही है, कहते हैं कि अगर जेल गए तो जान से मार कर ही जाएंगे। और साथ ही डरे सहमे पीड़ित परिवार ने अपनी सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बड़ा सवाल यही है कि पीड़ित परिवार को कब मिलेगी सुरक्षा और कब होगी आरोपियों की गिरफ्तारी। साहब हमारे जो है 1000-1200 पेड़े काट ले, एक ट्राली साफ गायब कर दे भर के पेड़ ने। दीपेंद्र उर्फ पतरे प्रधान, नरेंद्र उर्फ प्रधान, सतेंद्र उर्फ लल्ला और जो है पुत्र दिगंबर और वीरभान टिंकू पुत्र सोरन, रजनीश पुत्र बिजपाल और जो है ध्यानपाल पुत्र रुद्रा, इनने सबने जो है लकड़ियाँ हमारी गायब कर दी, एक ट्राली कट्टे ट्राली सब। और जो है बार बार हमें धमकियाँ मिल रही, खेत जा रहे कहीं जो है घर पे जा रहे कि खाले जान मात दी ना राजीनामा दो, अबे तक कोई मुंजिम पकड़ो ना है वो। हाँ, और हमारे पूरे परिवार को जान मान का खतरा है। रात में भी जो लोग आते हैं गली से निकलते हैं, अनजान आदमी लेके आते हैं। आज किन मांगों को लेकर यहाँ आए हैं? हम इस मांग को लेकर आए हैं कि जो तुरंत गिरफ्तार करे जाए, हमारे मतलब कट्टे ट्राली भी पकड़ो जाए, हमारी लकड़ियाँ हमको वो भी मिले और मान लो बाद में आगे धोइए। खबर श्रावस्ती से है, जहां काशी के मनकर्णिका घाट पर हुई तोड़फोड़ को लेकर श्रावस्ती में कांग्रेसियों का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के संरक्षण में ऐसी ही ऐतिहासिक और साथ ही धार्मिक धरोहरों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। जैसा कि पेपर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से आप लोग खुद ही अवगत होंगे कि हमारे बनारस में मणिकर्णिका घाट जो बहुत ही पुराना था, उसको ये हिंदूवादी पार्टी अपने आप को बताने वाली मंदिरों की जो जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, और ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर जो पुराने हमारी मूर्तियाँ थी, जो हमारी धरोहर थी, उसको नष्ट किया जा रहा है, उसी के विरोध में हम लोग आज महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे आए हुए हैं। बीजेपी कह रही है कि हमने कोई भी जो मूर्ति है उसको नहीं कोई नुकसान पहुंचाया है, मूर्तियां हमारी सारी सुरक्षित हैं और नए निर्माण के लिए कहीं ना कहीं इसको सही करना भी जरूरी था। इस पर आप क्या बयान है? ये अगर उनका कथन सत्य है तो जो लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा लिख करके क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? अगर उन्होंने नहीं तोड़ा है या उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, उसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो सरकार में है, उनको तुरंत मुकदमा लिख करके बंद करना चाहिए उन लोगों को। और वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसके मतलब वो खुद झूठ बोल रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस AI जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करवा रही है और लोगों को बरगला रही है। यही तो हमारे नेताओं ने कहा कि अगर वो AI है तो हमारे ऊपर मुकदमा लिखिए। मैं अगर गलत सूचना दे रहा हूँ, देश की जनता को भ्रमित अगर कर रहा हूँ, तो मेरी गलती है, हमारे ऊपर आप मुकदमा लिखिए ना, उसके लिए कानून है। अब उसको भी आप नहीं करेंगे और फर्जी सफाई देंगे आपकी, वो गलत है, वो AI है, ये है, वो फर्जी तरीके से हम लोग फोटो पेश कर रहे हैं। भाई आपके पास सारी सूचना है, आप उसकी जांच करा लीजिए। खबर बहराइच से है, जहां अवैध मजार पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आपको बता दें, मेडिकल कॉलेज परिसर में बनी तकरीबन 10 अवैध मजार का स्ट्रक्चर किया गया ध्वस्त। नगर पालिका प्रशासन व जिला प्रशासन के साथ ही भारी पुलिस बल के साथ अवैध अतिक्रमण को कराया गया ध्वस्त। 2 मजारों को छोड़ बाकी कई अवैध मजारों को हटवाया गया। आस्थाना रसूल शाह बांसवाड़ी बाबा के नाम से मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर बनी अवैध मजार को किया गया तहस नहस।
यह कार्रवाई आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर चलाई जा रही है। ये जो अवैध मजार के आड़ में इन लोगों ने 12-13 मजारे और अवैध मजार बना रखा था और ये कार्रवाई सन 2002 से चल रही है। 2002 में नियत प्राधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ये आदेश दिया गया था कि जितने भी अवैध मजार यहाँ बने हैं और उसके आड़ में जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। लेकिन इन लोगों द्वारा अपील दायर की गई थी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी 2004 में यह आदेश निर्गत किया था कि इस सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश सही आदेश है, इसका क्रियान्वयन कराया जाए। परंतु ये लोग पुनः कमिश्नर महोदय के यहाँ पहुँच गए थे, जिसके कारण ये 2019 में कमिश्नर साहब द्वारा भी जिलाधिकारी महोदय और सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को सही माना और उसके पश्चात उन्होंने कहा था कि यह अवैध जो निर्माण हुआ है उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। तो उस समय के तत्कालीन CRO और नियत प्राधिकारी द्वारा इन लोगों से वार्ता की गई थी। इन लोगों ने 2 दिन का समय मांगा था कि हम स्वतः हटा लेंगे, लेकिन वो स्वतः न हटा करके पुनः वो कार्रवाई ठप रही। इस समय जो प्रधानाचार्य जो यहाँ के मेडिकल कॉलेज के हैं उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को ये लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि चूँकि मेडिकल कॉलेज के अंदर ये अवैध निर्माण है और अवैध मजार बना रखे हैं लोग, केवल 2 मजारें जो थी उसके अतिरिक्त जो 10-12 मजारें अतिरिक्त बनाई गई है वो अवैध मजार है और इसी के आड़ में ये लोग धीरे धीरे इसका विस्तार करते जा रहे थे। इनको लिखित में नोटिस दिया गया था 10 तारीख को कि 17 तारीख तक ये जो अवैध निर्माण है इसको स्वतः हटा लें, अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा 19 तारीख को स्वतः हटाया जाएगा, बलपूर्वक हटाया जाएगा और इसके जो भी खर्चे होंगे इनसे भू राजस्व के भात वसूल किया जाएगा। उसी क्रम में ये जिलाधिकारी महोदय के कुशल मार्ग निर्देशन और पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्ग निर्देशन में ये कार्रवाई संपन्न की जा रही है। कुछ मजारें इसमें छोड़ी भी गई हैं, केवल 2 मजारें जो वक्फ बोर्ड 37 में दर्ज है और जिस पे नियत प्राधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ये आदेश किया गया था कि इस पे जो लिंटर पड़ा है उसका छोड़कर जितने भी अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त करा दिया जाए। सर 2 को छोड़कर अन्य कितनी मजारें बनी थी यहाँ पे? हमें जो मालूम हुआ है वो लगभग 10-12 मजारें जो अतिरिक्त बनाई गई थी उनके द्वारा ये हटाई गई है। सभी ध्वस्त कर दी गई। सभी हटा दी गई है। खबर श्रावस्ती से है, जहां सड़क हादसे में घायल अधिवक्ता की इलाज के दौरान मौत। नेशनल हाईवे 730 पर गोदामपुर मोड़ के पास हुआ था हादसा। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने खड़ी मारुति कार में टक्कर मार दी। कार में सवार अधिवक्ता श्याम किशोर पांडे गंभीर रूप से घायल। लखनऊ ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान सोमवार की हुई मौत उनकी। हादसे में बाइक सवार मोहम्मद उमैद व उनके 2 पुत्र भी घायल है। डायल 112 व एम्बुलेंस ने घायलों को पहुंचाया CHC कोना। महोबा के जुझार गांव में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां 200 फीट गहरी खदान में डंपर गिरने से चालक की मौत हो गई है। खदान में भरे पानी में डंपर के सामने से चालक दुर्योधन को संभालने का मौका तक नहीं मिला। सूचना मिलते ही पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला है। इस घटना के बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के महोबा के जुझार गाँव से दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ पत्थर खदान में काम करने वाला एक मजदूर चालक की जिंदगी का सफर 200 फीट गहरी खाई में जाकर खत्म हो गया। घटना जुझार गांव के पहाड़ नंबर 11 और 12 की है। गांव में ही रहने वाले 36 वर्षीय दुर्योधन को, जो लंबे समय से पहाड़ नंबर 5 में डंपर चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, हर रोज की तरह डंपर लेकर बुलडोजर और साथ ही बोल्डर लोड करने जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रास्ते में अचानक डंपर अनियंत्रित हो गया और नंबर 11 और 12 में जा गिरा है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। खदान की गहराई और पानी ज्यादा होने के कारण शव को निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण था। पुलिस ने तत्काल गोताखोरों को बुलाया, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद डंपर के केबिन में फंसे चालक दुर्योधन के शव को बाहर निकाला है। जैसे ही दुर्योधन का शव बाहर आया, वहां मौजूद परिजनों का कलेजा फट गया। 36 साल की दुर्योधन अपने पीछे बिलखाता हुआ परिवार छोड़ गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पंचनामे के लिए भरकर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
हमारे बड़े भैया हैं, पहाड़ में गाड़ी चलाते थे तो वो क्रेशर से पहाड़ जा रहे थे, तो रास्ते में एक पहाड़ है 11-12 नंबर, तो वहीं से निकल रहे थे तो अचानक से पता नहीं क्या हो गया, गाड़ी उसी खदान में गिर गई। कितनी गहरी खदान है जहाँ वो गिरी है गाड़ी? खदान तो ही करीब 400-500, लेकिन गाड़ी जहाँ पॉइंट पे डली है वहाँ पे होगा करीब 150 से 200 फुट। अच्छा, किस पहाड़ पे जा रहे थे भाई आपके? 5 नंबर जुझार पहाड़। कैसे जानकारी लगी आप लोगों को? आप लोगों का, हम लोग पहाड़ जब पहुँचे तो मुनीम ने हमसे पूछा गाड़ी नहीं आई है, ज़रा फ़ोन लगाओ। फ़ोन लगाया तो फ़ोन ही लगा। इसके बाद गाड़ी की लोकेशन देखी तो वहीं पे हमको गाड़ी दिख रही थी लोकेशन में। अच्छा, किसकी गाड़ी चलाते थे भाई आपकी? क्या नंबर है गाड़ी का? गाड़ी नंबर है UP 95 T 8227 और मालिक का नाम हम हर्षित नाम से पर्चे बनवाते हैं, जो भी गाड़ी में काम करवाते हैं। अभी कहाँ लाए शव को? क्या कार्रवाई हो रही भाई? अभी तो महोबा लेके आए हैं, मोर्चरी हाउस। क्या हुआ, क्या घटना हो गई? मेरे भाई गाड़ी चलाते थे तो सुबह वो क्या बोलते क्रेशर से खाली करके पहाड़ जा रहे थे, तो रास्ते में अचानक पता नहीं क्या हुआ, तो दूसरा पहाड़ था रास्ते में, उसमें गड्ढे में गाड़ी गिर गई। अच्छा, किस क्रेशर से और किस पहाड़ जा रहे थे ये? एक गंज मंडी में किसी क्रेशर से और जुझार पहाड़ जा रहे थे। कहाँ पे हुआ हादसा? ये ऊँटिया मौजा में लट्टी पहाड़ 11-12 नंबर के नाम से जानी जाती है। अच्छा, कितनी गहराई थी जहाँ वो ट्रक गिरा? लगभग 150 से 200 फीट के लगभग होगी, और ना उसमें कोई तारा लगाए गए है, ना उसमें कोई जाली लगाई गई है। सुमेश भरद्वाज के नाम से वो पहाड़ था जिसमें गाड़ी गिरी है। उसमें कम से कम 20 जानवर गिर के मर चुके हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना उसमें कोई तार लगवा रहा है, ना जाली लगवाई जा रही है। मौके पे ख़त्म हो गए? हाँ, मौके में जब देखा गया, गांव वालों की मदद से देखा गया तो निकाला गया, तो उसमें तैरते हुए पाए गए। क्या नाम था इनका? दुर्योधन। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के बछरायू नगर पालिका के मुख्य मार्गों पर कम से कम एक फीट जल भराव की निकासी के लिए कस्बा निवासी शावेज चौधरी ने अपने जमीन का कुछ हिस्सा कस्बा निवासी लोगों की भलाई के लिए दान कर दिया है। बता दें कि इसके बारे में जानकारी देते हुए कस्बा निवासी शावेज चौधरी ने बताया कि पिछले करीब 2.5 सालों से बछरायू की मुख्य सड़कों पर काफी जल भराव रहता था, बल्कि अभी भी सड़कों पर स्थिति ऐसी ही देखी जा सकती है। सड़कों पर काफी गहरे गड्ढे हैं और धनौरा रोड से बछरायू आने के लिए 2 मुख्य मार्ग बनाए गए हैं और दोनों ही मुख्य मार्गों पर जलभराव की स्थिति असामान्य रहती है। बरसात के दिनों में यहां पर बुरा हाल हो जाता है। इनमें से एक मुख्य मार्ग पर लोगों का काफी आवागमन भी रहता है। स्कूली बच्चों को इस मार्ग पर आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो ऐसा हुआ है कि ई रिक्शा एवं स्कूली बच्चे जो कि साइकिल सवार होकर स्कूल जाते हैं, सड़कों में गड्ढे होने के कारण यहाँ गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पूर्व कस्बा निवासी करीब 100 लोग परेशान होकर मेरी आवाज पर आए और उन्होंने जलभराव की इस परेशानी को मेरे समक्ष रखा था। जलभराव से जुड़ी समस्या उनकी पूरी बात तरह समझ आई, इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि जनता एवं कस्बे निवासी लोगों के लिए मैं अपनी जमीन का कुछ हिस्सा उनकी सहूलियत के लिए दान करूंगा। अगर मेरी जमीन के हिस्से को दान करने से कस्बे के लोगों की परेशानियां हल होती हैं तो उसे दान करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और लोगों को जलभराव की समस्या से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस कार्य को नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कराया जाना चाहिए उस कार्य को कस्बे का एक आम आदमी कर रहा है। ये कदम एक बड़ा सवाल है और गहन सोचनीय विषय भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुदल सिंह और आप देख रहे हैं आगाह टाइम। इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के तहसील धनौरा क्षेत्र के नगर पालिका बछरायू कस्बे में और यहां पर जो है कुछ ये भाई साहब है, इन्होंने जो है जनता के लिए जो कुछ ज़मीन अपनी कुछ दान किया। ये इनसे कुछ मुलाकात कर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शावेद जी। कहाँ से रहने वाले? बछरायू का रहने वाला हूँ, मोहल्ला नंबर 14।
ये जो इस जमीन का अपने कुछ भाग जो यहाँ की जनता के लिए आपने नाम क्या है, दान क्या है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। फिल्म हमारे यहाँ मेन रोड कहलाता है हफीज रोड, इस पे SBI बैंक है, वहाँ 2 बैंक और नहीं है। पर जल भराव का समस्या बनी हुई थी बहुत टाइम से, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हो गए। उसमें स्कूल पढ़ते हैं, 2 बच्चों के स्कूल हैं, छोटे बच्चों के, इंटर कॉलेज है। उसमें जो बच्चे निकल के बढ़ रहे थे, वो पानी में निकलना, पानी में से आना जाना, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है 2-2.5 साल से। तो वो समस्या अभी तक समाधान हो नहीं पा रही थी। उसी समस्या को समाधान करने के लिए मैंने वो जगह दी है। उसमें ई-रिक्शा पलट रहे थे, लोगों के हाथ टूट रहे हैं, पैर टूट रहे हैं और नुकसान हो रहा है रिक्शाओं का। बहुत सारी गाड़ियाँ निकलने में परेशानी हो रही है। सब पूरी बछड़ों को उस पानी से समस्या है, इसीलिए वो मैंने जगह दान दी है। उसमें जो है 2-2.5 साल से कोई समस्या का समाधान ही नहीं हो पा रहा था। अब मैंने जगह दे दी है, तो देखिए नगर पालिका उसका जल्द से जल्द समाधान करेगी। चाहिए जो जगह है वो कितनी होगी लगभग? उसकी लगभग 94 मीटर लंबाई है, कुछ कम बढ़ती होगी, और 1.25 मीटर चौड़ाई लेंथ, 94 और 1.25 चौड़ाई मीटर के हिसाब से वो मैंने दोनों दी है। खबर सीतापुर से है, जहां लखनऊ से तुकुनिया जा रही किसान नेता राकेश सिंह टिकैत जनपद सीतापुर के हरगांव में रुके हैं, जहां उनका भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। हरगांव में रुकने के दौरान किसान नेता राकेश सिंह टिकैत ने किसानों से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को यह भली भांति पता होता है किसान को खेतों में खाद कब डालनी होती है, लेकिन ठीक उसी समय खाद की कालाबाजारी शुरू हो जाती है और मजबूरी में किसान महंगे दामों पर खाद खरीदने को विवश होते हैं। धान खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर टिकैत ने कहा कि मीडिया में असली किसान का धान नहीं पहुंच रहा। मंडियों में और साथ ही पूर्वांचल से धान खरीदकर बिचौलिया मंडियों में बेच रहे हैं, जबकि किसान परेशान हैं। उन्होंने चिंता जताई है कि इन्हीं हालातों के चलते किसान के बेटे अब खेती से दूरी बनाने लगे हैं। सोने चांदी की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने कहा कि किसानों को बेटा बेटी की शादी में जमीन का आदान प्रदान करना चाहिए, क्योंकि सोना रखने से टेंशन होती है और किसान के लिए जमीन ही सबसे बड़ी पूंजी है। MSP से कम पे खरीद होती है, व्यापारी किसान के नाम पे MSP पे बेचता है। ये पूरे देश में घोटाला है, क्योंकि ये जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। बड़े उद्योगपति इसमें लगे हुए हैं, जो पूंजीवाद है वो लगा हुआ है। और पहले खरीद ठीक होती थी, लेकिन अब खरीद ठीक नहीं होती। किसान पे धान नहीं है और मंडी में धान लिखत पड़ा तो धान जा रहा किसान के नाम से। बिहार से पूर्वांचल से धान आता है, यहाँ पे किसान के नाम पे बिकता है। 60% जो खरीद होती है वो अवैध खरीद होती है किसान के नाम पे। जो व्यापारी है उसमें पूर्ण रूप से लिखते हैं। और ये रामपुर से शुरुआत हुई थी, रामपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और ये पूरा आपका सीतापुर जो तराई बेल्ट है, इसमें ये धान घोटाला बड़े स्तर पर होता है। 200-200 करोड़ रुपए का घपला है एक का। खाद की बात की जाए तो खाद जो किसानों को नहीं मिल पा रही, चाहे यूरिया हो, DAP हो, इसके लिए काफी मारामारी चल रही है। खाद विभाग वालों ने या जो खाद के जो अधिकारी उन्होंने छापेमारी। मुझे कोई किसान ये बताया कि मैंने खाद नहीं डाला। खाद हर खेत में लगा, लेकिन ब्लैक से गया, क्योंकि उसने ब्लैक मार्केटिंग कैसे होगी ये व्यापारी को पता है, ये सरकार को पता है। ये किसान को टाइम पे खाद डालना है अपने खेत में, तो खाद के रेट बढ़ा दो, ब्लैक मार्केट में ले जाओ। हर बार बिल्कुल हो रहा है। ये सरकार जो है, किसान खेत से नफरत करें। ये जो हमारे बच्चे हैं खेत से नफरत करें, ये कि खेती में कुछ नहीं है, इसको बेच दो। तो ये एक साजिश चल रही। बड़े उद्योगपति जमीन खरीद रहे हैं, वे क्या करेंगे? हमने कहा है कि खेत नुकसान नहीं देता, हमारा खेत घाटे का सौदा ही नहीं। दिल्ली की कलम बेईमान है, ये अब नौजवान को पता चल गया। एक बात और कहना चाहेंगे, इसमें सोने चांदी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। अच्छा, क्या करो सोने चांदी का? सोने से ज्यादा मिट्टी के रेट बढ़ रहे हैं। मिट्टी खरीदो, सोने का क्या करो? सोना तो बीमारी है।
जो आदमी सोने का व्यापार करेगा वो टेंशन में रहेगा। सोना महंगी धातु है तो दिमाग की टेंशन देगी। व्यापारी तो परेशान है। क्या करें व्यापारी, मेरे एंड हमारा क्या मतलब सोने चांदी से। अपना जो शादी में भी लेन देन करो, अपना जमीन प्लॉट का उसका कर लो अपना लेन देन। भाई जमीन दे दो वो दे दो, थोड़ा बहुत वो दे दो, सोना खरीद कर करोगे क्या? हाँ, अपना प्लॉट दे दो, लड़की को देना प्लॉट दे दो, बढ़िया उसकी कीमत बढ़ जाएगी। सोना 3 बार गया सोना व्यापारी का। जा रहे हैं आप तिकुनिया जा रहे हैं, आज वहाँ पे मीटिंग है, सब लोग वहाँ पे जाएंगे। तो एक संगठन के लोग और जो वहाँ के आसपास के लोग बहुत दिन से गए भी नहीं, तो वहाँ बैठ कर चर्चा करें। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर के मंगल भवन को लेकर कई तरह के विवाद खड़े किए जा रहे हैं। वहां पर नजारा पूरी तरह बदला हुआ है। यहां पर एक तरफ शहनाई गूंज रही थी, वहीं दूसरी तरफ 11 जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे थे। पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस पहल कार्यक्रम में सुबह से ही वर वधू पक्ष के लोग जुटने लगे थे। शादी से जुड़ी विभिन्न रस्में हिंदू रीति रिवाज से हर्षोल्लास के साथ निभाई गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक अमित पांडे ने की है। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर महापौर प्रमिला पांडे और क्षेत्रीय विधायक प्रकाश पाल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग वहां पर मौजूद रहे। मंगल भवन को लेकर राजनीतिक दृष्टि से भले ही सवाल उठता रहे, लेकिन सामाजिक दृष्टि से यह निसंदेह खुशी देने वाला समारोह था। भव्य समारोह में वरमाला की रस्म पूरी कराई गई, जिसके बाद उपस्थित अतिथियों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। यादगार विवाह समारोह होने के कारण वर वधू के चेहरे पर खुशी का भाव दूर से ही दिखाई दे रहा था। साथ ही उनके परिजन भी बेहद संतुष्ट नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि इस मौके पर महापौर प्रमिला पांडे, क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, राज्य मंत्री कमलावती सिंह, एमएलसी सलिल बिश्नोई और साथ ही एमएलसी और साथ ही वहां पर अविनाश सिंह चौहान, पनकी महंत कृष्णदास जी, शिव शक्ति अखाड़ा के मधुरम शरण सिंह, पार्षद पवन पांडे, पार्षद आनंद शुक्ला, पार्षद आकर्ष बाजपेयी, पार्षद सौरभ दुबे और पार्षद नीरज गुप्ता, पार्षद नीरज बाजपेयी, नीरज रक्सौली, गोविंद शुक्ला समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। खबर मुरादाबाद से है, जहां पत्नी और उसके प्रेमी के डर से न्यायिक कर्मी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। जी हां, सिविल कोर्ट में तैनात स्टेनो की मौत के मामले में पत्नी, उसके 2 प्रेमियों समेत 12 लोगों पर किया गया मुकदमा दर्ज। घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला था न्यायिक कर्मी का शव। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा कोतवाली इलाके में रहने वाली सिविल कोर्ट में स्टेनो के पद पर तैनात मोहित कुमार की आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने मृतक स्टेनो मोहित कुमार के पिता मुनेश कुमार की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें पिता के द्वारा पुलिस को बताया गया कि मोहित के बैग से एक सुसाइड नोट मिला था, जिसमें पीड़ित के साथ हुए अत्याचारों की जानकारी दी गई थी। और मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मृतक की पत्नी, उसके 2 कथित प्रेमी और ससुराल पक्ष के 12 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाए जाने के साथ ही मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत करते हुए कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मुरादाबाद जनपद के ठाकुर द्वारा कोतवाली में पहुंचकर मृतक मोहित के पिता मनीष कुमार के द्वारा शिकायत देते हुए आरोप लगाया गया कि उनके बेटे की शादी 2023 में अनीता से हुई थी, जो पैसे से ANM है। और साथ ही आपको बता दें कि शादी के कुछ समय बाद ही मोहित को अनीता के हंसी और साथ ही डॉक्टर राजीव से अवैध संबंधों का पता चल गया था। आपको बता दें कि उनका हंसी और साथ ही डॉक्टर राजीव से अवैध संबंध था। जब मोहित के द्वारा इन तमाम चीजों का विरोध किया गया तो पत्नी ने अपने प्रेमियों और घर वालों के साथ मिलकर मृतक मोहित को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इसी क्षुब्ध होकर मोहित ने मौत को रास्ता चुनते हुए फांसी के फंदे पर लटक कर इस दुनिया को अलविदा कह दिया है और प्रेमी सहित 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
सर पीएस ठाकुर द्वारा में एक सरकारी कर्मचारी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, क्या पूरा मामला है सर, क्या एक्शन लिया गया? ये देखिए, ये थाना ठाकुर द्वारा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ये जो जुडिशियल विभाग में एक स्टेनोग्राफर के पद पे कार्यरत हैं एक व्यक्ति, उनके द्वारा जो है फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली गई है। इसमें थाना ठाकुर द्वारा की पुलिस ने जांच की एवं इसमें पाया कि उनकी शादी जो है करीब 2 वर्ष पहले हुई थी एवं उनके पति पत्नी के बीच में विवाद था तथा इसमें उन्होंने इस कारण से उन्होंने आत्महत्या कर ली है। फिलहाल इसमें जो मृतक है उनके परिजनों की तरफ से एक तहरीर प्राप्त कर ली गई, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 12 लोगों के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई है। फिलहाल इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है एवं आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। इसमें कुछ सर अभी कुछ कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग पुलिस के द्वारा अभी हम इसकी जाँच करें, कुछ सुसाइड नोट भी प्राप्त हुए, उसकी भी हम लोग जाँच करवाई जा रही है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट में सर क्या चीज़ रिवील किया गया? कहा है कि उनके पत्नी से ही विवाद था, बेसिकली पत्नी से विवाद था एवं उसकी हम लोग और आगे जांच करवा रहे हैं। शाहजहांपुर में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 30 जलाल नगर बाहर चुंगी में पार्षद पति छंगेलाल राठौर ने लोगों से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की अपील की है। शाहजहांपुर के वार्ड नंबर 30 जलाल नगर बाहर चुंगी विधानसभा क्षेत्र 135 में नए मतदाता पंजीकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। पार्षद पति छंगेलाल राठौर ने क्षेत्र के नागरिकों से अधिक संख्या में नए मतदाता बनने की अपील की है और इस मौके पर भाजपा नगर उपाध्यक्ष सचिन सैनी और साथ ही मंत्री विपिन कुमार वर्मा, अमृतेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। छंगेलाल राठौर ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतदान अधिकार का प्रयोग करना हर नागरिक का कर्तव्य है और इससे लोकतंत्र और अधिक मजबूत होता है। और साथ ही पार्षद छंगेलाल राठौर ने कहा, मैं क्षेत्र के सभी पात्र नागरिकों से अपील करता हूं कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और अपने मतदान अधिकार का उपयोग करने का संकल्प लिया है। भाइयों बहनों माताओं से अपील है कि नए वोट बनना शुरू हो गए हैं। सभी लोग अपने अपने नए वोट बनवा ले। जिन लोगों की उम्र 18 से 30 है उन्हें आधार कार्ड की फोटोकॉपी और मार्कशीट की फोटोकॉपी और घर में किसी परिवार की वोटर आईडी की फोटोकॉपी देनी होगी। वोट बन जाएगा और 2 फोटो और माता पिता के नाम। और सब लोग जिनके नहीं बने हैं वो राम बिहारी जी की चक्की पे आए, अपने वोट चेक भी कर सकते हैं और नए बनाने के लिए 2 आईडी जरूरी हैं, दे सकते हैं, फोटो और आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी या राशन कार्ड की फोटोकॉपी। अकेला आधार कार्ड मान्य नहीं है। अवैध खनन माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सोनभद्र जनपद में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रॉबर्ट्सगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध खनन एवं परिवहन में संलिप्त 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए 3 वाहनों को जब्त किया है। जब्त वाहन बिना नंबर प्लेट और बिना वैध कागजात के पाए गए हैं। खनन निरीक्षक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। कार्रवाई के दौरान खनन माफिया वाहन छोड़कर फरार हो गए थे, जिन्हें बाद में दबोच लिया गया। गिरफ्तार सभी अभियुक्त पूर्व में जेल भी जा चुके हैं। और साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ खनन एवं खनिज अधिनियम तथा सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की है। थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र अंतर्गत खनन बैरियर से ओवरलोडेड वाहनों को अवैध तरीके से पास कराने तथा खनन कर्मियों को धमकी देने के प्रकरण में वांछित 4 अभियुक्तों क्रमशः दिनेश्वर केसरी, फरीद अहमद, अश्विनी कुमार सिंह और कमलेश विश्वकर्मा को आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में स्वीकार किया गया है कि हम लोगों के द्वारा खनन कर्मियों के वाहनों को इसलिए पास नहीं दिया जाता था ताकि उनके बिना नंबर प्लेट और ओवरलोडेड ट्रकों को पकड़ा ना जा सके। सभी अभियुक्तोों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ओवरलोडेड वाहनों को अवैध तरीके से पास कराने वाले पासरों के विरुद्ध यह अभियान और तीव्र गति से चलाया जाएगा।
खबर चित्रकूट से है, जहां नववर्ष के पहले दिन से शुरू हुए 18 दिवसीय सुपर चैलेंज कप बरेठी का रविवार को सफल समापन हुआ। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में धाता टीम ने भेद्दू टीम को पराजित कर ट्रॉफी अपने नाम की है। और साथ ही आपको बता दें, समापन समारोह में मुख्य अतिथि राजापुर के उप जिलाधिकारी फूलचंद यादव, विशिष्ट अतिथि अग्रणी जिला प्रबंधक अनुराग शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर वैभव त्रिपाठी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुंवर पुष्पेंद्र सिंह और राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष अनिल त्रिपाठी देवरिया उपस्थित रहे। और इसके अतिरिक्त बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट कमेंटेटर, बेस्ट उद्घोषक और बेस्ट अनुशासक के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी कमेटी की ओर से मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। खेल मैदान में सहयोग प्रदान करने वाले खिलाड़ियों को टी शर्ट और मेडल भी प्रदान किए गए हैं। मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी फूलचंद यादव ने कहा कि खेलकूद के आयोजनों से खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास होता है और खेल प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। विशिष्ट अतिथि LDM अनुराग शर्मा ने खिलाड़ियों को पूर्ण मनोयोग और साथ ही खेल भावना से खेलने की सीख दी है। उन्होंने कहा कि खेलने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है, जिससे हर कार्य बेहतर ढंग से किया जा सकता है। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल त्रिपाठी देवरिया ने कहा कि यह बाबा तुलसी की तपोस्थली है, जहां भी जितनी तपस्या की जाए वहां उतनी मेहनत करेगा जो भी वह निश्चित रूप से आगे उसे मिलेगा। उन्होंने खिलाड़ियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और खेल को क्षेत्र में उज्जवल भविष्य की अपार संभावनाओं पर भी जोर दिया है। बेजुबान जानवरों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर जगह जगह पर जाकर लोगों को कराया गया जागरूक। आम लोगों तक पहुंची बेजुबानों की आवाज, पशु क्रूरता पर आम जनता से जनसंवाद। क्या वोट इतना सस्ता हो गया कि बेजुबानों की ली जा रही जान। जनवरी 2026 के पहले 2 हफ्तों में तेलंगाना के कुछ इलाकों में आपको बता दें सैकड़ों आवारा कुत्तों के मारे जाने की खबरें सामने आई हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब हाल ही में ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्स खत्म करेंगे जैसे वादों को पूरा करने के नाम पर ऐसा हुआ है। जहरीले इंजेक्शन और साथ ही पॉइजनिंग जैसी बेहद क्रूर तरीकों से। और सबसे डरावनी बात, पुलिस कार्रवाई में कुछ सरपंचों सहित पर केस दर्ज होने की खबरें सामने आई है। ये समाधान नहीं है, ये अपराध है। कुत्तों की संख्या और साथ ही बाइट्स पर हल ABC और साथ ही वैक्सीनेशन, जिम्मेदार वेस्ट मैनेजमेंट और विज्ञान मानवीय नीति से निकालकर मास किलिंग से नहीं है। जैसा कि तेलंगाना में आप सबको पता है कि 500 जो डॉग्स हैं उनको मार दिया गया है। वो किसने मरवाया है? ग्राम पंचायत जो है उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम अगर सरकार लेकर आएंगे तो पहले ये जानवर, उन्होंने कहा था कि कुत्तों को हम मरवाएंगे तब अगर आप हमें जितवाते हो तो उन्होंने क्या करा, सारे कुत्तों को मरवा दिया। 500 कुत्तों को आज देखिए 500 कुत्तों को उन्होंने ऐसे लाइन से मरवाया और उसके बाद उन्होंने बोला अब हम जीतेंगे। मतलब ये कोई इंसानियत नहीं है कि आप उनको जहर दे रहे हो, उनको इंजेक्शन लगा रहे हो। जितना हक इंसान को है जीने का इस धरती पर, उतना ही हक जानवर का भी है। बिल्कुल 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 सही बात है। वो जानवर जो है वो बोल नहीं सकता, सिर्फ एक ये भगवान ने उसको जबान नहीं दी। ये आए हुए हैं ईस्ट दिल्ली में, हम लोग आम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि आम पब्लिक को तो पता ही नहीं है कि तेलंगाना में 500 डॉग्स मार दिए गए हैं। और क्यों मारेंगे किसी को पता ही नहीं है। वो देखिए सारे लोग बैठे हैं लेकिन किसी को नहीं पता कि तेलंगाना में 500 डॉग्स मार दिए गए हैं। 500 डॉग उन्होंने इसलिए मारे हैं, ग्राम पंचायत द्वारा मरवाए गए हैं। वो इसलिए मरवाए गए हैं कि उन्होंने लोगों से कमिटमेंट किया था कि हम कुत्तों को मारेंगे तो आप हमारे को वो देना बोलते।
चाहिए। क्या इस धरती पर जानवर को जीने का हक नहीं है? इससे ये पता लगता है मतलब इंसान ने ही जीवन, इंसान को लगता है हम ही उनको जीवन दे रहे हैं, हम ही उनको मृत्यु दे सकते हैं। एक मृत्यु तो कम से कम ऊपर वाले के हाथ में होनी चाहिए। इंसान कौन होता है? जब पैदा करने वाला वो है तो मारने का हक भी उसी को ही है, उसकी जान लेने का हक भी उसी का ही है। लेकिन आज की टाइम पे इंसान इतना क्रूर हो चुका है, उसकी इंसानियत इतनी खत्म हो चुकी है कि वो जानवर को जानवर नहीं समझ रहा, इंसान को इंसान नहीं समझ रहा। एक्चुअल में अब ये बात हो चुकी है, ये आप सब लोग भी जानते हो। आपस में ही लड़ रहे हैं, ना। कोई इंसान अगर खाना खिला रहा है किसी बेजुबान को तो उनको मारा जा रहा है। मतलब अगर एक ये बच्ची है, इसने खाना खिलाया जानवर को, वो भी साइड पे, मतलब पूरा लोग आके इसको मारना शुरू कर दिया। लोग तो कुत्तों को दूध पिलाते हैं, रोज शाम को बर्तन रखा हुआ है, दूध पिलाते हैं कुत्तों को। तो जानवरों को खिलाना भी लोगों को लगता है कि क्यों पाल रहे हो, जो अपने को तो पाल नहीं सकते, जानवर को कैसे बर्दाश्त करेंगे? मतलब एक्चुअल पड़ोसी को देख के कुछ जानवर कहाँ से बर्दाश्त? उनको लगता है भैया ये तो पुण्य का काम कर रहे हैं। लोगों को ये भी हजम नहीं हो रहा कि आप अच्छा कार्य कैसे करें, मैं तो नहीं कर पा रहा और वो कैसे कर रही है अच्छा कार्य। सही बात है ना? ये तो कुत्ता वैसे ही फेसबुल होता है, ये तो फेसबुल होता है, जिस द्वार पे बैठ जाए ना रखवाली करता है उसकी। कुत्तों को मारना तो महापाप है। लेकिन ये इंसान को भी तो समझ आना चाहिए ना। जैसे जानवरों को पूछते हैं तो भैरव का रूप माना गया है, उसको भी देवताओं की श्रेणी माना गया, तो मारने का अधिकार कौन है मारने वाले? ये हिंदू ही है ना, तो जब हिंदू है तो खुद को कैसे मार सकते हैं? वो तो भैरव का रूप है, कुत्ता यम को देख लेता है, कुत्ता यम को देख लेता है, पता है? सही बात है। अगर कोई नेगेटिव है तो कुत्ता ही बता। वो जानवर जो है वो बोल नहीं सकता, सिर्फ एक ये भगवान ने उसको जबान नहीं दी है। तो हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाहते हैं, क्या ये धरती सिर्फ इंसानों की है? इस धरती पे बेजुबान को रहने का हक नहीं है? प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, लड़कियों से रेप के केस बढ़ रहे हैं, उन चीजों में ध्यान नहीं जा रहा। बड़ा छुपाना होता है, मेरे डॉग्स को ले आते हैं। पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसमें बेजुबानों को भी इतना नहीं छोड़ा है। पहले तो इंसान ही थे, हिंदू मुस्लिम कास्ट वगैरह सब, अब बेजुबान जानवर है। जब उन्हें कुछ भी अपना हाइड करना होता है तो वो डॉग्स ले आते हैं। कहाँ से क्या कर रहे हैं? मेरे साथ कुछ हो रहा है, मैंने पुलिस फायर की है, मैंने गली में 12 डॉग्स उनके साथ कितना हैरेसमेंट, लड़कियों को मारना। लोग इतना डर चुके हैं कि वो उनको बस वो ये चाहते हैं कि कुत्तों को वो खाना खिला पाए, तो वो रात के 3-3 बजे तक जग रहे हैं अपनी छोड़ के कुत्तों को खाना खिलाने के लिए। जानवरों के लिए जो सी बात है, गवर्नमेंट इतनी, ना तो इंडिया इतना पिछड़ा है, ना इंडिया के पास ऐसा है कि भाई पैसा नहीं है, सब कुछ है इंडिया के पास, बट फिर भी क्यों मार रहे हो? इस वजह। आपको क्या लगता है, क्या बेजुबान इस धरती पर रहना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या रहना चाहिए? क्या उनको खाना खिलाना जुर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप बताइए, जैसा कि आजकल आपने देखा, अगर आप बर्ड्स को खाना खिला रहे हैं तो उसके ऊपर 500 रुपए जुर्माना लगा दिया गया था बॉम्बे में, आपने सुना होगा। क्या ये सही है? हम क्या संस्कार देंगे आने वाली जनरेशन को, बताइए। इंसान खुद के खाने के लिए अगर पेट भरता हो तो पंछियों को भी हक है, जानवरों को भी हक है कि उन्हें भी एक आशियाना मिले, खाने का हक सभी को। अगर भगवान ने किसी को अगर पैदा किया है तो सभी को खाने का हक है। खबर महोबा से ही, जहां महोबा में 6 साल के प्यार के बाद शादी करना एक नवदंपति के लिए मुसीबत बन गया। सुभाष नगर निवासी निखिल और पूनम ने कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर में शादी की तो लड़की पक्ष के लोग जान के दुश्मन बन गए। दबंगों की धमकी से डरे जोड़े ने वीडियो वायरल कर सुरक्षा की गुहार लगाई। आपको बता दें, महोबा के सुभाष नगर मोहल्ले में 7 फेरों के बंधन ने खुशियों की बजाय खौफ पैदा कर दिया है। यहाँ रहने वाले निखिल रैकवार और पूनम कोष्ठा ने समाज की बंदिशों से पीछे छोड़कर उन्हें 6 साल पुराने प्रेम प्रसंग को शादी के मुकाम तक पहुंचाया। करीब 1 साल पहले कोर्ट मैरिज करने के बाद इस जोड़े ने बीते 10 जनवरी 2026 को शहर के छोटी चंद्रिका देवी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के साथ एक दूसरे का हाथ थामा, लेकिन ये शादी पूनम के परिजनों को नागवार गुजरी। दंपति ने आरोप लगाया है कि आरोपी पूनम के पिता, चाचा और साथ ही भाई लगातार निखिल के घर पहुंचकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पूनम का कहना है कि उसके परिजन दबंग हैं और साथ ही पहले से ही कई मुकदमे उन पर दर्ज है। ऐसे में उन्हें अपने और अपने ससुराल पक्ष
पक्ष के जीवन पर गहरा संकट नजर आ रहा है। एसपी से मुलाकात कर दोनों ने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल शहर कोतवाली पुलिस को सुरक्षा प्रदान करने के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही आपको बता दें, फिलहाल निखिल और पूनम पुलिस की सुरक्षा में कोतवाली में मौजूद है। पुलिस ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मेरा नाम पूनम कोष्टा है। मैंने निखिल रायकवाड़ से अभी 10 तारीख को शादी की है, माँ छोटी चंद्रिका से, और 1 साल पहले हम लोगों ने महुआ कोर्ट से कोर्ट मैरिज की। और मेरे घर वाले मेरे ससुराल वालों को बहुत परेशान करते हैं। रात बिरात घर आते हैं, जान से मारने की धमकी देते, चाकू बंदूक वगैरह दिखाते हैं। तो आज हम लोग एसपी ऑफिस गए थे तो लोगों ने यहाँ भेजा है कोतवाली। तो यहाँ से सब फाइनल होके वो लोग कह रहे हैं कि जाओ घर, पर हम लोग को कोई अभी सुरक्षा समझ में नहीं आई है। जब वो कहेंगे कि दरोगा साहब आ जाएं फिर जाना। क्या मांग की आपने प्रशासन से? हमने सुरक्षा की मांग की है, पर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितने दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था आपका? हम लोगों का 6 साल से चल रहा है। कहाँ मुलाकात हुई? हम लोगों की वही कॉलोनी में मुलाकात हुई थी। किस कॉलोनी? इंदिरा आवास कॉलोनी। फिर ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा। फिर घर में भी बताया था कि हम इन्हीं से शादी करेंगे, पर वो लोग माने नहीं, मारा पीटा और कहीं जोर जबरदस्ती शादी करवाने की भी कोशिश की, तो मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। कौन लोग शादी करवा रहे थे मजबूरन? घर वाले, मेरे मम्मी पापा। क्या उम्र है आपकी? मेरी 23 साल। अच्छा, कितना डर है अभी? अभी तो काफ़ी डर है। अभी वो लोग घूम रहे हैं यहीं कहीं चेहरा एरा बांध के। वो लोग जैसे है तो ठीक है। क्या आप क्या चाहती हो? मैं तो इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। प्रशासन से क्या मांग किया? हम लोग को बस ना हम लोग को जान का खतरा हो, हम लोग भी अच्छे से रहें, वो लोग भी अच्छे से रहें। मेरा नाम निखिल रायकवाड़ है। मैं महुआ शहर का ही रहने वाला हूँ और मैंने पूनम कोष्टा से शादी की है 1 साल पहले। हम दोनों एक दूसरे से तकरीबन 6 साल से प्रेम करते हैं और अभी 10 तारीख को माँ छोटी चंद्रिका से हम दोनों ने विवाह भी किया है। और फिर हम लोग आज एसपी ऑफिस गए थे एप्लीकेशन देने के लिए, क्योंकि लड़की के घर वाले हमें परेशान कर रहे थे, उनके चाचा लोग परेशान कर रहे थे। रात बरात हमारे घर आते थे और चाकू बंदूक वगैरह दिखा के डराते थे हमारे घर वालों को, जान से मारने की धमकियाँ देते थे। तो हम लोग इसी शिकायत को लेकर एसपी ऑफिस आए थे। तो एसपी साहब ने हमें यहाँ कोतवाली भेजा। फिर यहाँ पे हमारे मिसेज के बयान हुए तो कोतवाल साहब ने कहा कि अब आप लोग जा सकते हैं अपने घर, लेकिन अभी भी हमें जान का खतरा बना हुआ है इनके चाचा लोगों से, क्योंकि उनके पहले भी कई क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम दर्ज हैं। वो लोग काफ़ी बड़े चोर भी रहे, उन्होंने कई सुनारों की दुकानें लूटी, जिसकी गवाह ये है कई लाख रुपए इनके घर पे आते रहे हैं, जिनका नाम है राजकुमार, ग्यासी, अरविंद, तेजू। ये चारों बहुत बड़े चोर हैं जिनके नाम दर्ज हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड में। इनसे क्या धमकी दे रहे हैं? जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या किस तरह की गुहार लगाई आपने प्रशासन से? हमने प्रशासन से बस यही कहा कि हमें सुरक्षा चाहिए, किसी को कुछ हो ना, हम लोग प्रेम से रहें जहाँ रहें। अच्छा, किसी प्रकार का वीडियो भी वायरल किया था क्या आपने? हाँ, हमने वीडियो इसी दबाव में किया था, क्योंकि हमारे घर पे बराबर आ रहे थे वो लोग। क्या आश्वासन मिला पुलिस से? अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, बस लड़की के बयान लिए हैं और फिर बोला है आप लोग जा सकते।
खबर महोबा से है, जहां यूपी के महोबा में 13वीं के बीच हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। अजनर थाना क्षेत्र के लेवा गांव में पिता की 13वीं के दिन ही दबंगों ने बेटी की चाकू मारकर हत्या कर दी है। विरोध करने पर परिवार के 5 अन्य लोग भी लहूलुहान हुए हैं। और साथ ही आपको बता दें, शराबी दबंगों की इस गुंडाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। महोबा जिले में शराबी दबंगों की गुंडाई की ऐसी खबर आई है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया है। अजनर थाना क्षेत्र का लेवा गाँव, जहाँ एक घर में 13 दिन पहले हुई पिता की मौत का शोक मनाया जा रहा है, वहां दबंगों ने खून की होली खेलकर गम के माहौल को और भी खौफ में बदल दिया है। मृतक 25 वर्षीय विकास के पिता राम कृपाल की बीमारी के कारण मौत हो गई है और घर में 13वीं का संस्कार चल रहा था। तभी गांव के कुछ शराबी दबंग बाइकों से हुड़दंग मचाने लगे और परिजनों ने जब उन्हें रोका तो उस वक्त मामला शांत हो गया, लेकिन ये शांति एक बड़े तूफान से पहले थी। जैसे ही विकास शौच के लिए गाँव से बाहर निकला, नशे में धुत दबंगों ने उसे घर में घेर लिया और साथ ही चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। और साथ ही विकास की चीख सुनकर जब परिवार चाचा सुरजन सिंह और चचेरे भाई अनिल, प्रदीप, आकाश, जीतू और उसे बचाने के लिए दौड़े तो दबंगों ने उन पर भी रहम नहीं खाया। एक कर एक सबको लहूलुहान कर दिया। इस वारदात के बाद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए एक आरोपी को मौके पर दबोच लिया, जिसके बाद पुलिस के उसको हवाले कर दिया गया है। सीओ रविकांत गौड़ के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल गांव में तैनात है। और साथ ही लेकिन सवाल बड़ा यही है कि आखिर इन दबंगों में कानून का खौफ इतना कम क्यों है और बेखौफ होकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम कैसे दे डाला आखिर। मेरी बब्बा की मतलब 15-20 गाड़ी भी आई और पहले गांव में आई, फिर चौराहे पे 5-6 आदमियों को घायल करा, हमने बचाया और उनको मतलब एक को थाने में दे दिया पुलिस में और एक गांव में पकड़ रखा उनको। ये हमको कुछ मालूम नहीं पड़ा। वहाँ पर अंधेरा था, मतलब कौन किसको चक्कू मार रहा है, क्या कौन है वे, हम तो बचा रहे थे। किस चीज से हमला हुआ? चक्कू से, चक्कू मारी साहब, चक्कू सभी को चक्कू मारा? हाँ साहब। कितने घायल हुए? 3-4। हाँ हमारे थोड़े बहुत लगी है बस। खत्म बता रहे हैं। एक क्या नाम है उनका? बिक्कू। क्या रिश्ता है आपका उनसे? चाचा हमारे। क्या बताएं तुम? लड़ाई झगड़ा हो गया, खाना पीना खवा रहे थे हम लोग। किस चीज से खाना पीना? 13वीं थी हमारे, 13वीं थी चाचा की। खाना पीना खिला रहे थे, वे खा गए यहाँ से आदमी बोले भी थे झगड़ा हो रहा बिल्कुल बाहर गांव शंकर जी के पास। सुना से 2-4 लोग और थोड़े सोना यहाँ घायल कर दो। अब ये वो का बताओ। आप लोग पहचानते जिनने नहीं पहचाना, तब वो लड़का हाँ पुलिस ले गई। अब बताओ वे लोग की को हटे। कोई रंजिश वगैरह कोई पुरानी? हमारी तो कोई रंजिश नहीं थी अभी। आओ के को से झगड़ा भाव हो। क्यों हमला हुआ है? अब हमें तो कोई माहौल ही नहीं, हम तो अपने काम में बिजी रहते सब लोग हैं, पिंड पर आ रहे थे, फिर खाना पीना खिलाओ। हम थोड़ी कोनो प्लान बनाए तो कि हमें झगड़ा लड़ने को से क्या करना। क्या नाम है आपका? सुरजन सिंह। किस गांव का? लेवा। हुए हैं, किनकी मौत हुई है? आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि आज दिनांक 19 जनवरी को ग्राम लेवा, थाना अजनर, जनपद महोबा अंतर्गत एक व्यक्ति राम कृपाल की, जिनकी 7 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। आज उनके यहाँ 13वीं का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के दौरान ही ऐसी जानकारी प्राप्त थी कि कुछ लड़के जो बाइक से आवाजाही कर रहे थे, जिसमें गांव पक्ष के कुछ लड़कों ने रोका टोका, जिसके बीच दोनों के बीच में मारपीट हुई, जिसमें इस पक्ष के लोग 5 लोग घायल हुए। एक की अधिक गंभीर घायल था, जिसका नाम विकास बताया जा रहा है, उसके अस्पताल में मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति को झांसी रेफर किया जा रहा है। मामले की छानबीन की जा रही है। इसमें तहरीर प्राप्त करके सभी अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्रवाई शीघ्र कराई जाएगी। पुलिस टीमें भी सर रवाना की गई हैं? पुलिस टीमें दबिश देने के लिए रवाना की गई हैं। शीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। खबर वाराणसी
से है, जहां वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर नेवादा मार्ग पर सोमवार रात ऑटो चालक की पेपर ब्लेड से गला रेत कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पेपर ब्लेड से गला रेत कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद बगल में माठी की दुकान पर छिपे हत्यारे की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि चितईपुर थाना क्षेत्र के मधुबन लॉक के सामने ऑटो खड़ी थी। इसी दौरान ऑटो की पिछली सीट पर बैठा हत्यारोपी अचानक पेपर ब्लेड से चालक का गला रेत दिया उसने, और साथ ही चालक तेजी से चीखा तो आरोपी ऑटो से उतरकर अपने घर की ओर भागा। आसपास के लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी की है और चितईपुर पुलिस ने लहूलुहान चालक को बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। चालक को डीसीपी क्राइम सरवर ने टी ने बताया कि ऑटो चालक की शिनाख्त की जा रही है। परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में अशोक विहार कॉलोनी निवासी महेश यादव के नाम से पंजीकृत है और साथ ही मालिक से भी संपर्क साधा जा रहा है। पूछताछ के साथ स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद विवेक पैदल ही अपने घर की ओर भाग गया। आज थाना चितईपुर में रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास से 112 में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक ऑटो चालक को चाकू चलाने की सूचना थी। तो सूचना पे तत्काल पीआरवी मौके पे पहुंच गए थे और जिस व्यक्ति को घायल अवस्था में थे उनको हॉस्पिटल तत्काल भिजवा दिया गया था। तो जो मेन सस्पेक्ट हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम है विवेक यादव और जो सुंदरपुर का ही रहने वाले, और मृतक का पहचान की जा रही है और ये मुख्य अभियुक्त हैं। इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जानकारी मिला कि ऐसी चाकूबाजी क्यों हुई है और क्या अभी घटनास्थल के आसपास जो जितने भी सीसीटीवी कैमरास हैं उसको पूरा कंगाला जा रहे हैं और उससे भी पूछताछ किया जा रहे हैं क्या उद्देश्य से, मैंने किस इंटेंशन से ये घटना हुई है, और ये बाकी इंट्रोगेशन के बाद आपको अवगत कराया जाएगा। जानकारी नहीं हो पाई सर कि क्यों ऐसा किया है? ये अभी पूछताछ से आप अभी जानकारी प्राप्त होगी और इस समय इनको वर्तमान अभी तत्काल इनको गिरफ्तार किया गया, अभी उनसे पूछताछ जारी है। मौके से एक पेपर नाइफ था, पेपर नाइफ मौके से बरामद हुए हैं जिसमें खून भी पड़ी हुई है और ये अभी उनसे जाके वो पूछताछ करेंगे और ये क्यों हुई घटना, किस कारणों से ये घटना वारदात हुई, ये पूरा जानकारी करेंगे। जानकारी में कहाँ से आ रहे थे ये लोग और कहाँ जा रहे थे? ये जानकारी अनुसार ये जो अभियुक्त हैं वो नेवादा सुंदरपुर का रहने वाला है और अभी उनसे पूछताछ करके ये ज्ञात होगा कि यहाँ क्यों आए और किस उद्देश्य से यहाँ खड़े थे और क्यों ये ऑटो चालक के साथ ये घटना हुई थी, ये पूरा जानकारी चलती ऑटो में घटना हुई है सर या फिर चलती ऑटो में हुई, कैसे हुई? नहीं, ये ऑटो ये लोकल आसपास लोग के ये कह रहे थे कि गाड़ी यहाँ खड़ी थी और उस ऑटो ड्राइवर और जो मुख्य अभियुक्त थे उन दोनों के बीच में कुछ बहसबाजी हुई थी और उसके बाद ये घटना हुई। खबर सीतापुर से है, जहां शराब के नशे में धुत होकर दबंगों ने तोड़फोड़ की है और साथ ही फायरिंग की घटना भी सामने आई है। गोलियों की आवाज सुनने से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस सीओ सिटी के साथ कोतवाली पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए जुटी। पुलिस के द्वारा की जा रही छापेमारी जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के आलम नगर इलाके का पूरा मामला। भाई साहब, आपके घर के बाहर एक फायरिंग का मामला आया है, क्या आपको जानकारी हुई किसने फायर करी है? आपको कुछ जानकारी हुई इसकी? कैसे क्या हुआ था, आपको पूरी जानकारी बताएं। ये दरवाजे के बाहर फायर हुई है, पहले गाली बका, फिर एक फायर की, फिर एक देर बाद दूसरी फायर की, फिर एक देर बाद दूसरी फायर की, तीसरी 3 फायर हुई। 3 फायर दरवाजे पे। अच्छा, किसने करी, कोई जानकारी हुई है? इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, आप लोग किसी के लगी तो नहीं बाहर फायर? नहीं लगी, किसी की नहीं लगी किसी की नहीं। आप लोग कहाँ थे? आलम नगर। आप लोग कहाँ, घर के अंदर थे? घर के अंदर। कैसे पता चला जब आप लोग बाहर पहुंचे? जब फायर हुई तो हमको आवाज आई, फिर मैंने कहा गोली लगे, मैंने कहा नहीं फायर है ये, तो कहा दरवाजे पे मारी थी इसलिए दरवाजा हिला था जोर से। दरवाजे पे लगी फायर? दरवाजे पे।
अच्छा, पुलिस यहाँ पे सूचना मिली, सूचना दी आपने? हाँ, 100 नंबर पहले हमने धोखे में 100 नंबर मिला दिया, फिर 112 मिलाया बाद में विजिट के नंबर से। तो पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपको? कहा जा रहे हैं बस। अच्छा, क्या नाम है आपका? कहा जो होगा मैं सुबह जो आएंगे वीडियो देखने। आपका क्या नाम है? अहमद रजा। अहमद रजा, कहाँ के निवासी हैं? आलमनगर। आलमनगर, सीतापुर। ठीक। सर, आलमनगर मोहल्ले में एक फायरिंग का मामला आया है, सर क्या कुछ जानकारी है? अभी रात्रि 10:15 बजे लगभग एक सूचना प्राप्त हुई थी 112 पर, जिसपे उपरांत फिर मुझ द्वारा और साथ में हमारी जो पुलिस थाना कोतवाली नगर की पुलिस है मौके पर पहुंची। यहाँ पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गाली गलौज करते हुए फायर किया है और यहाँ मौके पे जांच करने के बाद एक हमें खाली खोखा मिला है, जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे मतलब फायर हुआ है, लेकिन जबकि घर बंद था तो इसकी कोई क्षति नहीं पहुँची है। और जब अभी फ़िलहाल सीसीटीवी और बाकी सारे चीज़ों का मतलब टेक्निकल एनालिसिस करके जब जो भी कोई इसमें ये लोग थे जिन्होंने नशे की हालत में ये फायर किया था, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी कर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर महोबा से है, जहां महोबा में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योगी सरकार की हाईटेक नर्सरी योजना का गेम चेंजर साबित हो रहा है। आपको बता दें, यहां तैयार उन्नत पौधे और साथ ही उनके रोपण के लिए बुंदेलखंड बल्कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के किसानों को भी अपनी तकदीर बदल रहे हैं। बुंदेलखंड के महोबा में अब परंपरागत खेती की जगह आधुनिक बागवानी किसानों की पहली पसंद बन रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर जयपुर कृषि विज्ञान केंद्र में 1.28 करोड़ की लागत से बनी हाईटेक नर्सरी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ तैयार सब्जियों की उन्नत पौधों के लेने के लिए और साथ ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड की पथराली धरती पर और साथ ही अनिश्चित मौसम के कारण अक्सर किसानों को प्रकृति आपदाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब महोबा के किसानों ने इस चुनौती को अवसर में बदल लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों पर उद्यान विभाग ने महोबा के जयपुर कृषि विज्ञान केंद्र में एक हाईटेक नर्सरी की स्थापना की है। करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ में फैली इस नर्सरी की तकनीकी और प्रकृति का बेजोड़ संगम दिखता है। यहाँ बीजों की बुआई से लेकर सिंचाई तक का सारा काम ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा किया जाता है। नर्सरी के भीतर तापमान को नियंत्रित करने के लिए आधुनिक पंखे और साथ ही एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगाए गए हैं। यहाँ तैयार किए जा रहे आलू, तुरई, लौकी, खीरा और बैंगन के पौधे सामान्य पौधों के मुकाबले काफी हष्ट-पुष्ट और रोग मुक्त होते हैं और छतरपुर और साथ ही लवकुश नगर जैसे इलाकों से किसान भारी तादाद में यहाँ पौधे ले रहे हैं और ताकि वे कम समय में ज्यादा मुनाफा कमा सके। हमारा फूलचंद नाम है, हम डगरिया आए हैं और हमने तरबूज लिया है, खरबूज भी लिया है, बैगन भी ली है और पत्ता गोभी भी ली है, बंद गोभी भी थोड़ी ली, ज़्यादा नहीं ली, मिर्च भी ली है
जितने आइटम हैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ लिया है और लेने के लिए हम आए हैं कि बिलात लेना है हमको। तो इसमें हमको लाभ अच्छा है, गवर्नमेंट की तरफ से भी हमको फ़ायदा हुआ है, इसमें हमें सुविधा अच्छी लगी। हाइब्रिड का बीज है सब। हम आए अजनय से, ग्राम पोस्ट अजनय, तहसील कुलपहाड़, जिला महोबा, विकास खंड जैतपुर, बेलाताल जहाँ हाईटेक नर्सरी है। यहाँ पौध बागवान बहुत अच्छा है। यहाँ से हम 2 से पेड़ ले गए थे मैच के, अब तुरैया के लिए भी आए हैं तो तुरैया ले जा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट सरकार द्वारा, और बढ़िया लाभ भी मिल रहा हो, पौधा भी अच्छा मिल रहा हो ना, कहीं से प्राइवेट से खरीदते और पौधा सही नहीं मिला तो महंगा मिला तो नुकसान हो। तो अच्छा, इससे कितना फायदा होगा आपको? अब देखो सर, ऐसा है कि जब लगे और 45-50 दिन के बाद जब जो फसल निकले तब उनको पता चले कि कैसो का है, लाभ हानि तभी पता नहीं, चले। नहीं, जैसे पहले आप गेहूं की, चना की, मटर की पैदावार करते थे, फसल पैदा करते थे, उससे इसमें फायदा होगा आपको लगता है? हाँ, जो है कि इनमें फायदा तो होता ही है भाई। वो एक दे कटा जो ऐसा हुआ कि बार बार क्या कहोगे अपने किसान भाइयों को? नहीं, हम तो यही सलाह देते हैं कि आप लगाओ और इससे बहुत अच्छा लाभ है, बढ़िया सब्जी है। ये जनपद महोबा में उद्यान विभाग द्वारा हाईटेक नर्सरी का निर्माण किया गया। इस हाईटेक नर्सरी में लगभग 1,28,00,000 की लागत आई थी, और इस नर्सरी से जो है हाइब्रिड गुणवत्ता युक्त सब्जी के पौधे तैयार किए जाते हैं, ताकि किसानों को ऐसे आराम से अच्छी प्रजाति के अच्छी गुणवत्ता युक्त पौधे आराम से मिल सके, ताकि किसान जो है बागवानी की तरफ, सब्जी की खेती की तरफ अग्रसर हो सके। क्योंकि सबको जानकारी है कि औद्यानिक फसलों से ही अधिक आमदनी होती है। तो इस वजह से सरकार के द्वारा ये जो अच्छा प्रयास किया गया है, किसानों को अधिक से अधिक फायदा हो रहा है। सर कितने ये जो है 1,28,00,000 लागत से बनी हुई है, 1,28,00,000 से, और ये लगभग 2 एकड़ में बना हुआ है। और इसमें जो है जनपद बांदा है, झांसी है, और महोबा के, एमपी के भी किसान यहाँ आ रहे हैं। लगभग इसमें 40,000 पौधों की बिक्री हो चुकी है। लगभग 100 किसान से ऊपर किसान इसका भी लाभ ले चुके हैं, और कम से कम 300-400 किसान इसका भ्रमण कर चुके, देख चुके। सदर कोतवाली क्षेत्र में देर रात बड़ा हादसा सामने आया है। जिलाधिकारी कार्यालय के पास स्थित एक कपड़ा दुकान में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटों ने एक युवक मामूली रूप से झुलस गया है, जिसे तत्काल जिला अस्पताल लोढ़ी में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी है, और सूचना पर फायर सर्विस की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शाहजहांपुर से एक दर्दनाक और साथ ही संवेदनशील मामला सामने आ रहा है, जहां जून महीने में लापता हुई नाबालिग अंजलि पाल की मौत रहस्यमयी आज भी बरकरार है। उसका संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवती की लाश की पहचान तो कपड़ों से कर ली गई थी, लेकिन डीएनए रिपोर्ट अब तक न आने के कारण पुलिस ने कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई थी। जून 2025 में थाना सदर बाजार क्षेत्र में 17 वर्षीय अंजलि पाल अचानक लापता हो गई थी। परिजनों ने उसी दिन आशंका जताते हुए तहरीर दी थी, किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे बहला फुसलाकर ले गया है, जो कुछ दिनों बाद एक सुनसान स्थान से युवती की क्षत विक्षत लाश बरामद हुई थी। पुलिस जांच की रफ्तार डीएनए रिपोर्ट के इंतजार में थमी हुई थी, और पीड़ित मां
बबली का आरोप है कि महीनों बीत जाने के बावजूद डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है, जिस कारण पूरा मामला ठंडे बस्ते में जाता दिख रहा है। और साथ ही मां ने कहा है, मेरी बेटी की हत्या हुई है लेकिन 6 महीने बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएनए रिपोर्ट के नाम पर मुझे सिर्फ टाल दिया जा रहा है। मुझे बस अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है डीएनए रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और जाँच के ही निर्णायक दिशा उसे दी जाएगी। लेकिन सवाल यही है, जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक क्या एक मां को इसी तरह न्याय के लिए भटकना पड़ेगा? बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार डीएनए रिपोर्ट में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार कौन है? 2025 को घर से बोल के गई थी, समोसे लेने के लिए गई थी। उसके बाद से नामजद में मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी, जो मेरी बेटी को अगवा करके ले गए, मगर पुलिस ने वो रिपोर्ट बदल दी। उन्होंने उसमें अज्ञात का नाम डाल के रिपोर्ट पूरी बदल दी है। उसमें बस डीएनए का पुलिस इंतजार कर रही है कि डीएनए नहीं आएगी जब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 3 दिन में मेरी बेटी की बॉडी जो 4 दिन में मिली है, सड़ी गली लाश, बिल्कुल 3 दिन में बॉडी इतनी ज्यादा नहीं गल जाती है। मेरी बेटी के ऊपर एसिड डाला गया है, जिससे मेरी बेटी का पूरी तरीके से चेहरा बिगाड़ा गया है, ताकि उसकी कोई शिनाख्त ना कर पाए और डीएनए रिपोर्ट ना आ पाए जल्दी से जल्दी। कौन आरोपी हैं और क्या मांग है आपकी? जो आरोपी हैं वो हमारे गाँव के ही रहने वाले हैं, ऋतिक कुमार, सुमित कुमार व उसकी मां व अन्य लोग इसमें शामिल हैं। मेरी प्रशासन से यही निवेदन है कि मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। मेरी बेटी का आज 7 महीने से डीएनए रिपोर्ट के लिए मैं दर-दर भटक रही हूँ। सैकड़ों बार पुलिस के चक्कर लगा चुकी हूँ। एसएचओ के पास जाती हूँ तो वो कह देते हैं एसपी के पास जाओ, एसपी साहब के पास जाती हूँ तो सीओसीटी के पास भेज देते हैं। बस 7 दिन का आश्वासन देके कह देते हैं हमने भेज दिया है, हमने रिमाइंडर भेज दिया है, आ जाएगी रिपोर्ट, मगर रिपोर्ट नहीं आती है। हमें बस ऐसे ही बहलाया जा रहा है। मैं कब तक इंतजार करूं? अभी जल्दी में ही मैंने एक न्यूज़ देखी है, अभिषेक जी, उसमें 5 साल बाद लड़के का डीएनए आया है, उसमें तो 5 साल बाद आ गया है। मुझे उम्मीद नहीं है कि मेरी बेटी का 5 साल में भी डीएनए आएगा। मेरी बेटी मुझे सपने में दिखाई देती है, मेरे से कहती है मम्मी मुझे इंसाफ दिला दो। जैसे मेरी बेटी को मार दिया गया वैसे मुझे भी खतरा है कि मुझे और मेरे बच्चों को भी मार दिया जाएगा और मेरा भी केस ऐसे ही दफन कर दिया जाएगा। कुछ नहीं करेगी पुलिस वाले, प्रशासन के भी आगे बच्चे हैं। क्या एक तरफ मेरे तरफ ख्याल करके सोचे कि जैसे आज मैं अपनी बच्ची के लिए भटक रही हूँ, मेरी बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी बस हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरी बेटी का डीएनए रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगवाई जाए और जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, मुझे देख के थूकते हैं, कहते हैं तूने मेरा क्या बिगाड़ लिया है। मुझे मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर मुझे मेरे बच्चों को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार ऋतिक, सुमित, उसकी माँ व पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर रिपोर्ट आनी होती तो अब तक आ गई होती। वो लोग पैसे वाले हैं, उन्होंने पैसा ही इतना भर दिया है, नहीं तो 7 महीने नहीं लगते। हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, उसमें 1 दिन में 2 दिन में रिपोर्ट आ जाती है। आखिर कब मेरी बच्ची का डीएनए रिपोर्ट आएगी? इसका भी तो कोई समय होता है। मुझे दर-दर भटकाया जा रहा है, मुझे बस कह दिया जाता है सब्र रखो। आखिर मैं कब तक सब्र रखूं? मैं भी एक माँ हूँ। मैं सबसे निवेदन करती हूँ, आपके भी परिवार में बच्चे हैं, क्या अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा हुआ होता, क्या ऐसे ही टाला जाता? पुलिस क्या सिर्फ पैसों की है? जिनके पास पैसा होता है उन्हें न्याय मिलता है, जिनके पास पैसा नहीं होता वो बेचारे दर-दर गरीब लोग ऐसे भटकते हैं मजबूर होके, आखिरकार में केस बंद कर दिया जाता है। मैं यही चाहती हूँ मेरी बच्ची का जल्दी से जल्दी डीएनए रिपोर्ट मंगा के मेरी बच्ची को न्याय दिलाया जाए और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं के उजानी कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड पर स्थित मेथा फैक्ट्री के गार्ड रूम में
13 जनवरी को 3 गार्डों की मौत पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। उनके बाद को लेकर सपा जिला अध्यक्ष आशीष यादव मृतकों के परिजनों के साथ एसएसपी ब्रजेश कुमार से मिले हैं। परिजनों ने एसएसपी से कहा है तीनों की हत्या जिसके उनके पास वीडियो और ऑडियो भी हैं और जिसे जांच में शामिल किया जाए। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दम घुटने से आया है। उजानी की मेधा फैक्ट्री में 21 मई 2025 को भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसकी आग 3 दिनों में बुझ पाई थी और करीब 100 करोड़ का तेल जलकर राख हो गया था। फैक्ट्री का इंश्योरेंस नहीं था और फैक्ट्री बैंक के नाम बंधक थी। आग लगने के बाद बैंक ने अपना एक सुरक्षा गार्ड तैनात किया था। यही सुरक्षा गार्ड फैक्ट्री में हो रहे अवैध रूप से काम का वीडियो बैंक के अधिकारियों को भेजता था। परिजनों का आरोप है ऐसे कई वीडियो मृतक के मोबाइल में मिले हैं जिसमें फैक्ट्री में काम कर रहे लोग दिखाई दे रहे हैं और साथ ही परिजनों का आरोप है कि इसी कारण फैक्ट्री मालिक उससे रंजिश मानने लगा है और कई बार धमकी भी दी है और वीडियो ऑडियो बैंक के अधिकारियों को ना भेजे। आरोप लगाया कि घटना वाले दिन गार्डन रूम की खिड़की टूटी हुई थी और मृतक की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी और चप्पल पहने हुए थे। मृतक के परिजनों ने सवाल उठाया कि सोते समय कोई भी चप्पल पहन के नहीं सोता है और मृतकों के पैरों में चप्पल मिली है। श्रीपाल सिंह मुड़साना, थाना मूसाजात। ये 6 महीने से सिक्योरिटी वालों ने, बरेली वालों ने, जिसके अंडर में ये 14 साल से नौकरी करता था, उन्होंने कहा भानु आपके लिए उजानी जाना, हम जा रहे हैं। लेकिन बैंक वाले जो थे उन्हें सिक्योरिटी वालों से मांग की हमें एक गार्ड दीजिए, तो उन्होंने हमारे लड़के को यहाँ लगाया था। हमारा लड़का बराबर हम पूछते जाता घर पर, हमने क्या बात है, बोले कि हमारी ड्यूटी है कि झगड़ा मत करो, माल जा रहा है, बराबर वीडियो डाल के हमको ऊपर दीजिए आप, तो हम वीडियो बनाते ऊपर डालते हैं जाते। यही हमारे लड़के से दुश्मनी मान करके मालिक ने मैनेजर राकेश अमर, इसमें अमर दिखाया, अमर ये भर रहे हैं तो अमर गाड़ी दे रहा है हमारे लड़के को। ये रामवीर गजेंद्र हजरतगंज, रामवीर तिगोड़ा और अमर उजानी। अगर प्रशासन चाहे तो 24 घंटे में 4 को उठा ले, हमारे लड़कों के साथ अन्याय हो या ना हो, मालिक ये समझिए। आपने एसएसपी को मैंने बताया आपके सामने, मैं बताया। तो वो सिक्योरिटी गार्ड थे तो वीडियो बना के ऊपर डाल देते थे। जी, उनका ड्यूटी ये थी। हाँ, उसकी ड्यूटी थी, तो इसीलिए वो दुश्मनी मान रहे थे। दुश्मनी और क्या, उनका क्या करते थे, नुकसान क्या करते थे। तो आपको क्या लगता है ये दम घुटने से? नहीं, देखिए मैंने एसपी साहब से भी कहा, अभी एसपी साहब से मैंने कहा, मैंने साहब पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो साहब प्रशासन ने पत्रकारों ये कैसे वहाँ कह रहे थे दम घुट गई, दम घुट गई। मैंने विधायक जी कहा, मैंने ये कहा, मैंने साहब पत्रकार ने, प्रशासन ने कैसे घोषित कर दिया पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो मैंने कहा मैं डांटबाड़ी दे दूँ, आपको मालूम दम घुट गई। मैंने एसपी साहब से खुद ही कहा खड़े होकर, दम घुट गई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आप बता सकते दम घुट गई। तो साहब हैं थोड़ी सी राख पड़ी है तसलाम, नेक राख एक कुंजली राख थी कुल, उससे दम घुट गई। शीशा खुला हुआ था, टूटा हुआ था शीशा। जी, एक जो मेहता फैक्ट्री में 3 लोगों की मौत हो गई थी और उस मौत पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आप एसएसपी से मिलने आए हैं, क्या मामला है और क्या चाह रहे हैं, इनकी क्या मांग है? 3 बच्चों की मेहता फैक्ट्री में मौत हो गई। उसी सिलसिले में पीड़ित परिवार, उनके तीनों के पिता, उनके भाई, उनके सब परिवार के लोग मुझसे मिलने आए थे और वो अभी संतुष्ट नहीं हैं इस बात से कि उनके लिए कोई न्याय मिला है। उनके पास कुछ साक्ष्य हैं, वीडियो और ऑडियो क्लिप हैं, टेलीफोन पे बातें हुई हैं, वो अलग दिशा में जा रही हैं और प्रशासन का या जांच का एक अलग दिशा में जाना, दोनों में मतभेद है, दोनों अलग अलग से हैं। मैं उसी सिलसिले में कप्तान साहब से मिल के आया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पुलिस ने जारी करी है, बताया है कि उसमें दम घुटने से, और जो और साक्ष्य है उसमें क्या दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, तभी तो ये लोग घूम रहे हैं। अगर किसी का बच्चा मरा है, ये सब जानते हैं, बहुत सारे, अब तो टेलीफोन का ज़माना है, सब में बताया दम घुटने कब दम घुटती है, कैसे घुटती है। और जिस तरह से दम घुटने से लोग मरते, ज़मीन पे लेटे, ठंड में कौन ज़मीन पे लेटा है, एक का पैर किधर है तो एक का किधर है, चप्पल पहन के कौन लेट सोता है रात को। और जिस तरह से ये मोड़ आता जा रहा है, इनके दोनों के प्रशासन का कहना अलग है और परिवार का कहना, जो साक्ष्य उनके पास है, ऑडियो है, वीडियो है कुछ उनके पास,
और वो जांच का विषय है, वो जांच को कप्तान साहब ने कहा कि आप दीजिए, मैं उस पर भी जांच कराऊंगा। क्या लगता है हत्या की गई है इन लोगों की? हाँ, ऐसा प्रतीत होता है। अगर वो वीडियो क्लिप और ऑडियो क्लिप देख लिया जाए, दोनों में भिन्नता है। अब ये जांच करे, निष्पक्ष जांच हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी। पर मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं निष्पक्ष जांच हो रही है। कोई बचाया जा रहा है किसी के किसी संरक्षण तो है ही, बचाया जा रहा है, संरक्षण तो है ही। लोग तभी मांग करते रहे, और इतनी बड़ी घटना, ट्रिपल मौतें हो जाना, 3 मौतें हो जाना, बड़ी घटना है। अब उसको इतनी आसानी से कह देना कि ये हो गया। जांच का विषय हम कह रहे हैं कितने लोग थे उसमें, और भी तो लोग साथ में रहते थे। कितने लोगों को बुलाया गया, कितनों को पूछा गया, अंगीठी कितनी बड़ी थी। अगर अंगीठी से ही मौत हुई है, दम घुटने से हुई है, तो और लोग कोई नहीं थे क्या वहाँ? और उससे पहले लोग जब लोग यहाँ थे भाई, उसमें और भी तो लोग होंगे। जिस हिसाब से उस वीडियो क्लिप में और ऑडियो में दिखाया गया है कि उनके साथ और भी लोग थे, वो आज तक लापता है, मिल ही नहीं रहे कौन था कौन नहीं था। ये फैक्ट्री कैसे चल रही थी? ये भाई बंद फैक्ट्री थी, चल रही थी, नहीं चल रही थी। उसमें जैसे अभी मैंने भी एक वीडियो देखा इन्हीं लोगों ने दिखाया। उस फैक्ट्री में आवागमन शुरू है, फैक्ट्री सील है और फैक्ट्री चल रही है, माल लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है, तो वो सबको दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दबाव में तो है ही। दूध का दूध और पानी का पानी का जिस दिन हो जाएगा, उस दिन ये लोग भी संतुष्ट हो जाएं। प्रशासन की, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि पीड़ित परिवार को संतुष्ट करें। ठीक, आज हम लोग तो मांग करते हैं सरकार से कि कम से कम 1-1 करोड़ रुपया उन बच्चों के मुआवजा के लिए दिया जाए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़रा सी उम्र है, और कुछ था भी नहीं उनके पास। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर मौत जैसे जैसे हुई हो, वो एक जांच का विषय है, उसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, और उस पीड़ित परिवार के लिए सहायता भी सरकार दे, जो आज तक नहीं दी गई। करोड़ों रुपए की चोरी की घटना के बाद बदायूं से खबर है, जहां पर जिले के जुड़े निकले महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर स्थानीय पुलिस ने ककराला निवासी राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। उससे लगभग 1.5 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ है और साथ ही पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। बैंक के लॉकर से 6 किलो सोना, 30 किलो चांदी और लगभग 4.5 लाख रुपए चोरी हुए थे। और साथ ही आपको बता दें, सोने चांदी के आभूषण समेत रुपयों की चोरी करने के एक आरोपी राहुल शर्मा को बदायूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले की आलापुर थाना पुलिस ने एसओजी व सर्विलांस टीम ने महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसएसपी ने बताया कि महाराष्ट्र के जनपद सांगली के आटपाड़ी क्षेत्र में 7 जनवरी को रात बैंक कार्यालय की खिड़की काटकर निजी लॉकर में रखे सोने चांदी के आभूषण व नकदी चोरी कर ली गई थी। इस संबंध में थाना आटपाड़ी में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस घटना के तार बदायूं में जुड़े पाए गए हैं। बदायूं पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क कर संयुक्त ऑपरेशन चलाया था। आलापुर थाना क्षेत्र का ये मामला समझे सर, क्या मामला हो रही? इसमें 7 जनवरी को महाराष्ट्र के सांगली जनपद के आटपाड़ी बैंक में लॉकर काट करके लगभग 6 किलो सोना, 30 किलो चांदी और साथ में 4.5 लाख रुपए की चोरी करके लाए थे। इसमें आलापुर पुलिस को एक मुखबिरी सूचना मिली। इनके द्वारा फिर महाराष्ट्र में संपर्क किया गया तो घटना सही पाई गई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से सांगली की टीम और आलापुर की टीम ने इसमें कार्रवाई की, जिसमें एक लोकल का राहुल शर्मा नाम का अभियुक्त था जो इस पूरे केस में सम्मिलित था। कुल 6 लोग यहाँ के थे, 3 लोग जो है वो सांगली महाराष्ट्र के थे। इनमें अभी तक जो कार्रवाई हुई है, इसकी निशानदेही पर 2 बिस्किट बरामद हुए हैं, जिसका वजन 1 किलो 168 ग्राम का है। और इस पर जो टीम लगी थी वो आलापुर एसओ, हमारी सर्विलांस एसओजी और वहाँ से आए एएसआई पंकज पवार, उनकी टीम लगी हुई थी। ये बहुत ही अच्छी बरामदगी हुई है। इस पर दोनों टीमों के लिए वहाँ के एसपी से बात की गई है। बाकी जो शेष बचे अभियुक्त हैं उन पर भी शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। सर, आलापुर थाना क्षेत्र का ये मामला समझे सर, क्या मामला हो रही?
खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश के सहायक संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय में 4 धाम यात्रा से पहले ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर शुरू होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने एटीएस से संबंधित लाइसेंस जारी करने पर सहमति दे दी है। जल्द ही बजट जारी होते ही विभाग के कार्यालय परिसर में खड़े हुए बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मशीनों को लगाने का काम शुरू किया जाएगा और साथ ही एटीएस के शुरू होने से परिवहन संस्थाओं से जुड़े वाहन मालिकों और चालकों को लालड़पट्टड़ के प्राइवेट सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि आरटीओ प्रशासन सुनील सैनी ऋषिकेश से सहायक संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यालय परिसर में मौजूद तमाम सुविधाओं को देखा जो कि कमियां मिली हैं, उनको ठीक करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने एटीएस को लेकर अहम जानकारियां दी। बताया गया कि ऋषिकेश के अलावा उत्तरकाशी में भी एटीएस की सुविधा को 4 धाम यात्रा से पहले शुरू करने की योजना है। ऋषिकेश और उत्तरकाशी के विभाग में कार्यालय में बेसिक स्ट्रक्चर पहले से तैयार है और इस स्ट्रक्चर में मशीनों को लगाने के लिए लाइसेंस जारी करने पर भारत सरकार ने सहमति दे दी है। जल्द ही बजट मिलते ही मशीनों को लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एटीएस में हमारी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा ऋषिकेश कार्यालय में तैयार हो चुका है। साथ ही जो मशीनें लगनी है, मशीनों के लिए जो प्रिलिमिनरी लाइसेंस होता है हमारा एटीएस का, वो भारत सरकार द्वारा उत्तरकाशी और ऋषिकेश ऑफिस के लिए सहमति दे दी गई है उसमें, और जल्दी ही वहाँ से पैसा रिलीज होकर मशीनें इंस्टॉल होंगी और हमारा एटीएस जो है ऋषिकेश कार्यालय में संभवतः चालू हो जाएगा। तो कब तक हो जाएगा सर? ये अभी हम डिपार्टमेंट की तरफ से यही प्रयास है कि हमारा 4 धाम यात्रा तक हम इसको प्रयास कर लें कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रोसेस पूरी हो जाए। लेकिन सर जिस तरीके से जो एटीएस यहाँ पर बने हैं लाल टप्पड़ में, वो बहुत मनमानी कर रहे हैं, उनका जो है बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, साथ में उनका जो व्यवहार है वो भी अच्छा नहीं है। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके लिए हम अपना जो हमारी यहाँ की लोकल टीम है और हमारे देहरादून की टीम है, दोनों टीम से हम निरीक्षण करवाएंगे। उसमें जो भी अगर अनियमितता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए मुख्यालय हम संस्तुति करेंगे। रसीद भी नहीं देते सर? उन सब की चेकिंग हम करवाएंगे, जिसमें जो भी अगर ऐसी अनियमितता पाई जाती है, चाहे एक्स्ट्रा अगर वो पैसा ले रहा है या अनफिट गाड़ियों को फिट कर रहा है, तो हमारी टीम रिपोर्ट देगी और मुख्यालय से उसमें कार्रवाई। सर जिस तरीके से अब 4 धाम यात्रा है, तो उससे पहले क्या एटीएस लग जाएगा? ये क्योंकि प्रोसेस जो है भारत सरकार के थ्रू होनी है और प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है वहाँ से, लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बताया प्रीलिम लाइसेंस जो होता है वो उसकी सैद्धांतिक सहमति हो चुकी है वहाँ से, तो उसके बाद पैसा रिलीज होगा और मशीनों का टेंडर होना है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जो एटीएस लग रहे हैं और ज़्यादातर प्राइवेट जो वेंडर्स हैं वो लगा रहे हैं, तो हो सकता है मशीनों की शॉर्टेज कह लें या मशीन वो पहले प्राइवेट वेंडर्स को प्रोवाइड करें, तो उसमें कहीं दिक्कत आ रही होगी। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट का प्रयास यही रहेगा कि जल्द से जल्द हमारा सरकारी जो एटीएस ऋषिकेश, कोटद्वार और उत्तरकाशी में है वहाँ से वो चले। महाराणा प्रताप की सितारगंज महाराणा प्रताप पुण्यतिथि के अवसर पर सितारगंज स्थित महाराणा प्रताप चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उपस्थित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन करते हुए उनके बलिदान और राष्ट्रभक्ति को याद किया है। इस अवसर पर उपस्थित भाजपा नेता श्रीपाल राणा ने कहा कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य ही नहीं बल्कि गौरव भी है। उन्होंने अपने जीवन में मूलभूत सुविधाओं की मातृभूमि की रक्षा की है और जो त्याग है, संघर्ष किया है, वह आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने आगे कहा कि महाराणा प्रताप द्वारा किए गए कार्यों की हम सदैव सराहना करते रहेंगे और उनके आदर्शों एवं पदचिन्हों पर चलने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो वहीं उपस्थित भाजपा नेता आदेश ने बताया कि आज हम सब यहां पर एकत्रित होकर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को पूर्ण तिथि पर और साथ ही हिमालय अर्पण को लेकर पहुंचे हैं और साथ ही हम हमेशा उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप अमर रहे के नारों के साथ श्रद्धांजलि दी है। वासियों को और देशवासियों को मैसेज देना चाहेंगे कि जिस महाराणा प्रताप ने अपनी धर्म, संस्कृति, मानबिंदु, अपना राष्ट्र सबको बचाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया,
और महाराणा प्रताप केवल एक समाज के नहीं है, महाराणा प्रताप हमारे देश के एक वीर शिरोमणि है जिन्होंने सब कुछ किया देश के लिए। तो ऐसे महापुरुष की जयंती पुण्यतिथि मनाना हम सब लोगों का कर्तव्य होता है और सब लोग महाराणा प्रताप के बताए हुए जो पद चिन्ह हैं उन पर चलें, उनके द्वारा जो किए गए कार्यों को उनको और आगे बढ़ाएं। समाज में देश आगे बढ़ रहा है और इन्हीं सारी स्मृतियों के साथ देश आगे बढ़ता जाएगा और 2047 में देश विकसित देश बनेगा। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। महाराणा प्रताप की है उस पुण्यतिथि के सब समस्त कार्यकर्तागण इकट्ठे हुए उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। संदेश ये देना चाहते हैं, महाराणा प्रताप जी ने चाहे कुछ भी हो गया सम्मान से समझौता नहीं किया है, चाहे उन्होंने घास की रोटी खाई है, चाहे जंगलों में रहे, लेकिन सम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। वासियों को और देशवासियों को मैसेज देना चाहेंगे कि जिस महाराणा प्रताप ने अपनी धर्म, संस्कृति, मान बिंदु, अपना राष्ट्र सबको बचाने। खबर जसपुर से है। जैसा विदित है कि उत्तराखंड प्रदेश में आए दिन समय समय पर लगातार गुलदारों का हमला जारी है, जिसके चलते अनेक जगहों पर गुलदारों को पिंजरों में कैद भी किया जा रहा है। बावजूद इसके भी गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे दहशत अब भी बरकरार है। उसी तर्ज पर एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की, आपको बता दें कि प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ने वाले गाँव मुंडवा खेड़ा से सामने निकल कर आई है, जहाँ बीती रात्रि करीब 12 बजे गाँव निवासी दलित महिला शांति देवी के घर में गुलदार ने अचानक हमला कर दिया और महिला के पशुओं के पास सो रहे उसके पालतू कुत्ते को अपना निवाला बना लिया और कुत्ते को उठाकर ले गया। ये घटना रास्ते में पड़े मोहल्ला निवासी अमर सिंह ने के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हमला करने से पहले गुलदार किस तरह विचलन करता हुआ आता दिखाई दे रहा है और घटना को अंजाम देने के बाद कुत्ते को अपने मुंह में भरकर उठा ले गया। वहीं इस संबंध में ग्रामीणों ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि गांव में गुलदार की ये पहली घटना नहीं है, बल्कि तीसरी घटना है और इससे पहले गुलदार अनेक घटनाओं को अंजाम दे चुका है, जिस कारण पूरे गांव में भय का माहौल व्याप्त है और साथ ही सरकार से सुरक्षा की कड़ी गुहार लगाते हुए गुलदार को पकड़ने की मांग ग्रामीणों द्वारा की गई है। शांति मेरा नाम है, मंडवा खेड़े के रहने वाली हूँ और 12 बजे कुत्ता ठाया है, रात के 12 बजे कुत्ता ठाया था और कुत्ता जैसे वो लौट चौड़ हुए हैं तो मेरी आँख खुल गई है और क्या कहना काला कुत्ता है, काले कुत्ते को उठाकर ले गया है कुतिया। उसमें बरामदे में सोई थी मैं और क्या कहना जहाँ मेरे ढोर बनते हैं उसमें कुतिया ठाई है। सबको दहशत फैली हुई है और हमारी ये उम्र दन है यही सब पकड़ा जावे, सबसे डर से वो हो जावे, इससे मुक्ति में। हाँ गुलदार ने हमला करा है और कहाँ हमला करा है। हमारी बच्चियाँ भी खाई थी, हमें कोई हमला नहीं मिला था आज तक भी, और शांति के यहाँ से रात कुत्ता ले गया था, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और एक हमारे पड़ोस में से गुलाब सिंह के घर से कुत्ता ले गया था, उसकी हमारी भी कोई सुनवाई नहीं करी, नहीं हमारे बच्चियों के बारे में, कोई गाय के बारे में नहीं सुनवाई करी थी। और अब फिर आ रहा है, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हमें बहुत खतरा है, अपनी जान को खतरा है, बहुत खतरा हो रहा है, रोज़ आता है। हम कहाँ लो रखवाली कर सकते हैं, आप लोग इसको कब्जा करो, इस पर ध्यान दो और इसके पकड़ने की कोशिश करो। 6 बजे आया और इस चबूतरे पे घर में घूमा, बगल में निकल कर शांति देवी रहती उनके ढोरों के दौरे से कुत्ता ले गया, पहले गुलाब के घर से ले गया, फिर एक बार दुर्घटना हुई तो एक की गाय ले गया, बच्चा ले गया काट लिया, इसका 3-4 बार हो गया। एक बार मैंने सड़क पर देखा खड़ा हुआ इसमें, किसी में कहते हैं प्रधान जी से या किसी से तो मजाक करते हैं, हमारी कोई कुछ सुनता ही ना। गुलदार दिखाई दे रहे हैं, जो सीसी कैमरे में आ गए तो दिखाई दे दिया है।
इससे आज दहशत इतनी फैल रही है, छोटे छोटे बच्चों की ना इतनी हड़कंप फैली हुई है और ज़्यादा डरे हुए हैं। इसका पकड़ने का, इसका प्रबंध करें, इसका थोड़ा बहुत डर हटाने की कोशिश करे सरकार। जारी से हम एक तरफ तीसरा हमला है गुलदार का। आप भी इसको खबर पहुंचा के हमारी ये शासन तक पहुंचाएं और इसकी थोड़ी चिंता हटा दें। मेरा अमर सिंह है, मंडवा खेड़े का रहने वाला हूँ मैं। ना ग्राम मंडवा खेड़ा किया है और शांति देवी पति स्वर्गीय मोहन सिंह, उनके घर से आकर एक कुत्ता उठाकर ले गया। ये हमारे मोहल्ले में कैमरा है, अमर सिंह जाटव जी के घर के सामने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उस कैमरे में गुलदार की फ़ोटोज़ कैद हुई हैं। इससे लोगों के मन में डर का माहौल बैठा हुआ है। और पहले भी 1 महीना पहले एक गाय पर हमला किया था और उससे भी पहले एक कुत्ता उठा लिया था। तो ये हर महीने एक ना एक बार हमला कर देता है। हमारी सरकार से बस यही मांग है कि इसे पकड़कर कहीं दूर ले जाकर छोड़े, जिससे कि हमें गांव वालों को नुकसान ना पहुंचाए। मेरा नाम अभिषेक जाटव, ग्राम मंडवा खेड़ा, जसपुर, उधम सिंह नगर। 1 बजे की घटना है जो गुलदार ने हमारे ग्राम पंचायत मंडवा खेड़ा में बाहर वाला रास्ते पे प्रवेश किया और उसमें बाहर अमर सिंह जो जाटव है उनके घर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। उसमें उसका जो आना वो दस्तक उसमें सीसीटीवी कैमरे में प्रतीत हुआ है। और आगे से आकर वहाँ से थोड़ा सा आगे ग्राम समाज की ज़मीन पड़ी है, उसमें कुत्तों के पिल्ले वगैरह पड़े थे। तो उसमें से एक कुतिया को वो उठा कर ले गया, जो सीसीटीवी कैमरे में भी आया है। इससे गांव में एक दहशत का माहौल बना हुआ है। आए दिन कोई भी घटना कारित हो सकती है, इसको रोका जाना बहुत ज़रूरी है कि वन विभाग की फॉरेंसिक टीम यहाँ बुलाकर उसको जल्दी जल्दी इस गुलदार को पिंजरे में कैद कराकर यहाँ से भय मुक्त किया जाए जनता को। पिछले वर्ष भी करीब 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं इसी मोहल्ले में पीछे, लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम से कोई भी खाली आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई भी सटीक कार्रवाई नहीं की गई है। गांव में भय का माहौल व्याप्त है और ये आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए प्रशासन जल्दी से जल्दी इस पर त्वरित कार्रवाई करे। मैं नौरंग सिंह एडवोकेट, ग्राम पंचायत मंडवा खेड़ा। खबर हरिद्वार से ही, जहां प्रेस क्लब में आयोजित वार्ता में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने स्मैक, अफीम, शराब, नशीली दवाओं और इंजेक्शन जैसे नशों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देवभूमि की मर्यादा को देखते हुए नशा पूरी तरह बंद होना चाहिए, ड्रग फ्री उत्तराखंड अभियान की समीक्षा हो और अलग पुलिस बल तैनात किया जाए। व्यापारियों ने मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की सख्त जाँच, अवैध पार्किंग, झुग्गी झोपड़ी और बाहरी लोगों के सत्यापन की भी मांग रखी है। नशा समाज के लिए अभिशाप है, युवा पीढ़ी को बचाने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है। सभी कलीग्स हैं, शहर से हैं, तहसील से हैं, इकाइयों से हैं, प्रांत से हैं, सभी की एक ही चिंता है, क्योंकि सभी माँ बाप भी हैं और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए भी हैं, कि कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि देवभूमि का प्रवेश द्वार हरिद्वार से ही संपूर्ण उत्तराखंड को हम नशा मुक्त करेंगे। तो स्लोगन भी था नशा मुक्त देवभूमि 2025। तो 2026 जनवरी के आज 19 तारीख को हम बैठ के आज समीक्षा करने आए हैं आप सभी के साथ मिलके कि क्या 2025 में कई ऐसा क्षेत्र आपको लगा कि वो नशे से अब फ्री हो चुका है। तो हम सभी आप क्योंकि लोकतंत्र के 14 स्तंभ भी कहलाते हैं और समाज का दर्पण भी है, जो आप लिखते हैं, जो आप दिखाते हैं, जो आप बोलते हैं, उसी को सच मानते हैं।
आज भी उसी को सच मानने की प्रेरणा से हम आपके समक्ष उपस्थित हुए कि 2025 क्या नशा मुक्त हो गई, या ये लक्ष्य का अभी और आगे बढ़ाने का उनका सरकार ने सोचा। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने पर शिष्यों से मारपीट के विरोध में कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में राम नाम कीर्तन कर विरोध जताया गया। शिष्यों ने प्रयागराज प्रशासन से सार्वजनिक माफी की मांग की है और अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने प्रशासन पर बर्बरता का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है, माफी नहीं मिली तो खून से पत्र लिखकर राष्ट्रपति से शिकायत की जाएगी और देश भर में संत प्रयागराज कूच करेंगे। संतों ने घटना को सनातन धर्म का अपमान बताते हुए दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। और माघ मेला या कुंभ मेला या तीर्थ की शोभा संतों से, भक्तों से, महापुरुषों से ही है। तो कल आपने देखा होगा न्यूज चैनलों में, सोशल मीडिया पर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज गंगा स्नान के लिए जा रहे और रोक दिया। रोका तो ठीक है, यहाँ तक चलो कोई नहीं भाई, व्यवस्था के लिए रोक दिया थोड़ी देर के लिए, परंतु उनको आगे जाने नहीं दिया। उनके साथ जितने भी संत महापुरुष थे उनको लातों से, डंडों से उनको जो है चोटी पकड़ करके खींच करके घसीट करता हूँ। ये पवित्र भूमि, देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार माँ गंगा जी का प्रांगण है। ये जो कल की घटना माघ मेला प्रयागराज की है, ये वास्तव में बड़ी दुखद घटना है। हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने वाले, हमको बताने वाले, राष्ट्र को के लिए मार्गदर्शन पे चलने वाले ऐसे हमारे ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की जो माघ मेले में मोहिनी अमावस्या के दिन स्नान करने जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, उनको वहाँ के यूपी के प्रशासन ने, माघ मेला के प्रशासन ने रोका, धक्का मुक्की की। उनका कहना है, मतलब जो प्रशासन दोबारा उनके ऊपर रोका गया और उनके संतों को मारा गया और ब्राह्मणों की जो सिका पकड़ के खींचा, घसीटा गया, इसकी हम घोर से घोर निंदा करते हैं, कठोर से कठोर निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि प्रशासन अधिकारी जिन्होंने ये अपराध किया है वो जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में जाकर माफ़ी मांग लें, हम माफ़ कर देंगे। लेकिन ऐसी घटना ये हर सनातन प्रेमी को, ब्राह्मण समाज को झंझोड़ के लग रही, रात से नींद नहीं आ रही, क्योंकि मुगल राज्यों में हमारे जनेऊ काटे गए और भाजपा की सरकार के राज्य में हमारी शिका पकड़ के ये खींचेंगे। ये वास्तव में चिंता का सवाल है। जो ब्रह्म शंकराचार्य बनते हैं, जो तपस्या करके शंकराचार्य बनते हैं, ऐसे बच्चों पर जो उन्हें घसीट घसीट के जूतों से मारा गया है प्रशासन दोबारा, ये कौन प्रशासन है? ये कौन से प्रशासन अधिकारी कैसे तैनात हैं? जब हर पर्व सनातन का होता है, कुंभ हो, अतकुम्नी हो और कोई भी पर्व हो, तो संतों का जो स्नान करने का वो मार्ग बनता है। तो प्रयागराज के जो प्रशासन अधिकारियों ने ऐसा मार्ग क्यों नहीं बनाया? उत्तर प्रदेश में संत योगी जी हैं, क्या संत होने के बावजूद भी संतों के ऊपर इतना अत्याचार, ब्राह्मणों के ऊपर इतना अत्याचार? मैं तो सभी ब्राह्मण संगठन से निवेदन करता हूँ कि दंडी स्वामी जो होते वो हमारे गुरु हैं, उनके सम्मान में उन विद्यार्थी जो हमारे ब्रह्मचारी हैं, जिनकी शिखा पकड़ खींचा, उनके सम्मान में अपने मुखारविंद से वाणी रखो। अगर वाणी रखोगे तो आने वाला समय बड़ा घातक है। हर हर महादेव। कुंभ मेले से पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन का विस्तार किया जाएगा और यात्री सुविधा बढ़ाई जाएगी। डीआरएम रेलवे की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। सोमवार को डीआरएम ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया है और रेलवे अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। मुरादाबाद मंडल रेल अनुबंधन विनीता श्रीवास्तव ने बताया कि 460 करोड़ रुपए की लागत से हरिद्वार रेलवे स्टेशन पुनर्विकसित होगा।
साथ ही रेलवे यार्ड का नवीनीकरण किया जाएगा। वहीं रेलवे स्टेशन के आवाजाही क्षेत्र में कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने की भी स्थायी और अस्थायी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अगले वर्ष के कुंभ के लिए आज ही से हम लोग पूरा रिव्यू कर रहे हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, आरपीएफ, जीआरपी और यहाँ स्टेशन की व्यवस्था सबसे अलग अलग चर्चाएं होंगी। गति शक्ति यूनिट के भी, गति शक्ति इकाई के लोग भी हमारे साथ हैं, जो कि न सिर्फ इस अगले साल के बल्कि आगे के चैलेंजेस के लिए जिस प्रकार से यार्ड रीमॉडल होना है, जिस प्रकार से स्टेशन रीडेवलप होना है, उस सब की व्यवस्थाओं पर विचार करेंगे। बदलाव कुछ सर्कुलेटिंग एरिया का है, जहां परमानेंट और सेमी परमानेंट होल्डिंग एरियाज़ का प्रस्ताव है, जिससे घाट और स्नान के बाद आने वाले पिलग्रिम्स को सुविधा मिले। अलावा इसके यार्ड रीमॉडल एक लॉन्ग टर्म और स्टेशन डेवलपमेंट भी एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। शहर के सीमावर्ती और साथ ही समीपवर्ती स्नोव्यू क्षेत्र में जंगल में दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा युवक असंतुलित होकर खाई में गिर गया। काफी आवाज लगाने के बाद भी खाई से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो दोस्तों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ दमकल कर्मियों ने 1 घंटे रेस्क्यू अभियान चलाकर युवक को खाई से बाहर निकाला व तत्काल बीडी पांडे अस्पताल लाया गया। युवक नैनीताल निवासी भुवन राम आर्य पहने 6 दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए हिमालय दर्शन क्षेत्र गया था, जहां सभी दोस्तों ने मिलकर पार्टी की। इस दौरान भुवन पहाड़ी से नीचे अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह खाई में गिर गया। दोस्तों ने काफी देर तक आवाज लगाई लेकिन खाई से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। और आपको बता दें, इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस भुवन राम आर्य को अस्पताल में लाई है, जिसे पूरी तरह से चेक किया गया है। उसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। बॉडी को मोर्चरी में रख दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। डॉक्टर विनोद कुमार है, ये मैं ऑन ड्यूटी हूँ। अभी कुछ समय पहले ही एक पेशेंट को लाए थे हिमालय दर्शन से। यहाँ पर लाए थे तो पेशेंट बिल्कुल रेस्पॉन्सिव नहीं था, बीपी, पल्स, SpO2 कुछ भी नहीं था। हमने ECG किया, ECG पूरा फ्लैट था, पेरिफेरल पूरा कोल्ड था, साइनोस था, तो हमने उसको डेड डिक्लेयर कर दिया है। तो हमने उसको मॉर्चरी में अभी शिफ्ट किया है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए। पुलिस को इसकी पुलिस भी साथ में ही आए थे, तो पुलिस को इसकी जानकारी है। हरिद्वार से एक अहम खबर सामने आई है, जहां हरिपुर कला की जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाल ने हरिद्वार के जिलाधिकारी से मुलाकात कर क्षेत्र की जमीनी समस्याओं को मजबूती से उठाया। मुलाकात का मुख्य मुद्दा सप्तऋषि चुंगी से आगे हरिद्वार सीमा क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर रहा है। हाल ही में हुए सड़क हादसे का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि दुर्घटना में पुलिस बूथ तक क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके अलावा नमामि गंगे योजना के तहत हरिपुर कला में चल रहे सीवरेज कार्य को बदहाली की सामने रखी गई है और साथ ही जगह जगह अधूरे गड्ढे, अव्यवस्थित खुदाई और उसे छोड़ा गया काम लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। दिव्या बेलवाल ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है, जिस पर जिलाधिकारी ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। आज विशेष तौर पे हम जो हमारा हरिपुर कला के क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी का मामला था, इस संदर्भ में आज हम जिलाधिकारी हरिद्वार जी से मुलाकात हमने की है
और जो हमारा आज का मेन मुद्दा है वो है सप्तऋषि जो चुंगी है उससे थोड़ा सा आगे वो हरिद्वार सीमा में पड़ता है। वहाँ पर हम लोगों की बहुत पहले से सप्तऋषि जो चुंगी है उससे थोड़ा सा आगे हमारी एक मांग है कि वहाँ पर फुट ओवर ब्रिज बनाया जाए। आपने देखा होगा हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ है और उसमें जो पुलिस बूथ है वो पूरा डैमेज हो चुका है। तो हमारी मांग सरकार से, शासन प्रशासन से यही है कि वहाँ पर जल्द से जल्द फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। साथ ही जो हमारे हरिपुर कला में सीवरेज का काम चल रहा है, सीवर लाइन बिछाए जाने का काम चल रहा है नमामि गंगे के तहत, उसमें भी अव्यवस्थित तरीके से काम किया जा रहा है। जगह जगह मार्किंग तो कर दी गई है परंतु वहाँ पर सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। जगह जगह गड्ढे हैं और कुछ भी व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इसी विषय में आज हमने हरिद्वार जो हमारे डीएम साहब हैं उनसे मुलाकात की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही इन समस्याओं का निवारण किया जाए। आज हम जिलाधिकारी पे हम जो हमारा हरिपुर कला के क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी का मामला था इस संदर्भ में हरिद्वार में प्रस्तावित वीआईपी कार्यक्रम को लेकर पुलिस हुई अलर्ट। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल का वीवीआईपी मूवमेंट पर संजीदा रुख। आपको बता दें देर रात एसएसपी डोभाल ने पुलिस अफसरों की वर्चुअल मीटिंग बुलाई और साथ ही ऑनलाइन बैठक में सभी राजपत्री और अधिकारी व थाना अध्यक्ष रहे मौजूद। एसएसपी ने कहा वीआईपी दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, जरा सी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर शहर की ट्रैफिक प्लानिंग तक की बिंदुवार समीक्षा रहेगी। अब तक की तैयारी की प्रोग्राम रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट अफसरों से ऑनलाइन तलब की गई है। लापरवाही पर सख्त चेतावनी, अधिकारियों को सौंपे गए स्पष्ट टास्क। एसएसपी ने भीड़ प्रबंधन, रूट डायवर्जन व इंटेलिजेंस इनपुट पर दिया फोकस। हरिद्वार पुलिस ने वीआईपी प्रोग्राम को लेकर शुरू की फुल प्रूफ प्लानिंग। अब बड़ी अहम खबर ऋषिकेश से सटे यमकेश्वर ब्लॉक से है, जहां बैराज चीरा हरिद्वार मार्ग के बीच बीन नदी पर सप्ताह भर बाद मोटर पुल निर्माण शुरू होने वाला है। करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से यह पुल बनकर 1.5 साल में तैयार किया जाएगा। बरसात में बीन नदी में उफान के चलते प्रभावित होने वाले यमकेश्वर के 24 गांव और हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग से आवाजाही करने वालों में भी राहत उनको मिलेगी। बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के भीतर से होकर गुजरने वाले मार्ग पर बीन नदी में पुल निर्माण को लेकर तमाम तरह की अड़चने आ रही थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी और साथ ही दुगड्डा डिवीजन ने इन सभी अड़चनों को पार कर आखिरकार पुल निर्माण की राह साफ कर दी है। तो आपको बता दें 2 लेन पुल बनने के बाद बरसात में बंद होने वाला बैराज चीरा हरिद्वार मार्ग पर पूरे साल सुचारू रहेगा। खास कर यह बात भी है कि श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान भी इस रूट से शिव भक्तों को नीलकंठ हरिद्वार आवागमन में सहूलियत मिल सकेगी। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि सप्ताह भर में पुलिस का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और साथ ही बता दें कि यमकेश्वर में हजारों ग्रामीण लंबे समय से बिना नदी पर मोटर पुल निर्माण की मांग उठा रहे थे। नदी पे जो पुल राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, इसमें सभी प्रकार की हमारी जो डीपीआर की कार्रवाई थी, टेंडर की कार्रवाई, सब कुछ फाइनल हो चुकी है और विद इन अ वीक अब यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। मैम बजरंग सेतु को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि रामनगर तराई पश्चिम रेंज के जुटका बीट क्षेत्र में अवैध रूप से कब्जाई गए करीब 58 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर वन विभाग ने अपने कब्जे में लेकर फैचेंट और साथ ही तराई तार बाढ़ कर जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई को पूरी तरह शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में कार्रवाई करते हुए शांति व्यवस्थाएं भी स्थापित की गई हैं। आपको बताते चले रामनगर तराई पश्चिमी रेंज के अंतर्गत जुड़का बीट क्षेत्र में वन विभाग द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें करीब 58 हेक्टेयर वन भूमि जिस पर बीते कई वर्षों से कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से कृषि कार्य किया जा रहा था, उसे विभागीय निर्देशों के क्रम में पूर्व चिन्हांकन के बाद संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुक्त कराया गया। रामनगर रेंज, बन्ना खेड़ा रेंज, काशीपुर रेंज और साथ ही बैल पड़ाव रेंज के वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सहयोग रहा है। पूरी कार्रवाई डीएफओ रामनगर और उप प्रभागीय वन अधिकारी के निर्देश में शांतिपूर्ण, विधि सम्मत और सफलतापूर्वक संपन्न की गई।
भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा होटल, धर्मशाला एवं संवेदनशील स्थानों पर चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। खबर हरिद्वार से है, जहां पर यह अभियान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार चलाया जा रहा। पुलिस टीमों ने होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की आईडी का सत्यापन किया। धर्मशाला प्रबंधकों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखने के निर्देश दिए। संवेदनशील स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों की कड़ी निगरानी हो। जनपद पुलिस ने ढाबों पर भी विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया है। होटल मालिकों को बिना आईडी रूम ना देने की हिदायत दी गई है। चेकिंग के दौरान रिकॉर्ड में कोई कमी पाई गई तो होगी कार्रवाई। पुलिस ने आमजन से संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना देने की अपील की है। डायल 112 पर तत्काल जानकारी दर्ज करने को कहा है। यह अभियान गृह मंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का हिस्सा है। जनपद के सभी थाना प्रभारियों को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। गृह मंत्री कार्यक्रम शांतिपूर्ण बनाने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। ऋषिकेश के निकट मुनिकीरेती थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी हुई बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमे के आधार पर न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने बताया कि शीशम झाड़ी निवासी मिथुन की बाइक 17 जनवरी को चोरी हो गई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया और चोरों को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में तपोवन चौकी प्रभारी प्रवीण रावत की टीम ने चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है और आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रहे। 48 घंटे में चोर के पकड़े जाने पर पीड़ित काफी खुश नजर आया। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।